गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिसेंट ट्रेंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पहला जो हमारा होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन और सहकारी संघवाद। आपदा प्रबंधन सामान्य रूप से अगर देखिएगा तो ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। या आप मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें हैं और इसका अगर आप सीधे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से क्या लेना देना है, तो देखिए कि हमारे यहाँ जो आपदा प्रबंधन का एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है, वो मैकेनिज्म 3 तरह से काम करता है। 3 तरह से जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो तैयार की गई है वो 3 स्टेज में काम करने के लिए तैयार की गई है। एक सेंट्रल के स्टेज पे, दूसरा स्टेट के स्टेज पे और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो प्रारंभिक जो हमारा जो चल रहा था ये प्रोसीडिंग जो पूरा का पूरा ये चल रहा था वो 3 पार्ट में बांट के चल रहा था। और इस तीनों पार्ट को जो गाइड करने का जो अधिनियम है वो अधिनियम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो हमारा जो सिस्टम चल रहा था वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब बात आती है कि जब आप अभी पढ़े होंगे 7th शेड्यूल को, 7th शेड्यूल में आपने देखा होगा कि किसी भी सूची में जो 3 हमारे पास सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उस तीनों में क्या कहीं पर आपदा प्रबंधन शब्द जिक्र है? कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो फिर सेंट्रल ने कहाँ से बनाया, सेंट्रल को कहाँ से ये अधिकार मिला ये अधिनियम पास करने का? तो निहायत सा बात है कि 2 जगह से मिल सकता है। एक जो रेसिड्यूरी पावर उसके पास है, जो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं है वहाँ सेंट्रल को अधिकार है, कानून बना सकती है वो। और दूसरा चीज़ जो है वो सेंट्रल ने क्या किया कि कंकरेंट लिस्ट में जो सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक बीमा से संबंधित जो एंट्री दी गई है उस एंट्री से उसने अथॉरिटी को लिया और उस अथॉरिटी के आधार पर उसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इनैक्ट किया। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ सोचने वाली बात है, इससे पहले एआरसी के सेकेंड एआरसी के रिपोर्ट में या फिर संविधान समीक्षा आयोग जो आया था उसने भी कहा था कि कभी भी नेचुरल कैलामिटीज़ कभी भी आती है, कोई भी नेशनल इमरजेंसी की स्थिति चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, वैसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए कानून बना सके और यहाँ से इस कानून की वैधता हासिल होती है। अब इस कानून के अंतर्गत हम देखें कि क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, किस स्तर पे हमको आपदा या डिजास्टर की स्थिति आती है तो हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे डिजास्टर को। तो इसके आधार पर देखें कि और जो प्रचलन में है अभी अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ जो प्रचलन में था वो प्रचलन में क्या था कि सबसे क्विक रिस्पॉन्स कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो सबसे पहला जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम करता है? रेस्क्यू का काम हो, चाहे रिकवरी का काम हो, चाहे इमीडिएट इकोनॉमिक एड का काम हो, मीन्स किसी भी प्रकार का जो पुनर्वास का काम होता है, बचाव का काम होता है या फिर पुनर्निर्माण का जो काम होता है, ये सारा का सारा काम करने का दायित्व स्टेट गवर्नमेंट का होता है। देखते हैं कि बाढ़ आ जाता है, क्या होता है? सबसे पहले कौन सी एजेंसी एक्टिव होती है? स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी वहाँ आएगी काम करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कब आती है? जब कोसी का जब बाढ़ आया था और जब वो स्टेट गवर्नमेंट के सिचुएशन से वो अंडर कंट्रोल से बाहर निकल गया था, तब
वो टेक्निकल एडिशनल टेक्निक की सहायता हो, अतिरिक्त तकनीकी सहायता हो या अतिरिक्त फंड की ज़रूरत हो, तब सेंट्रल की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। तो पहला जो काम रिस्पॉन्स करने का है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, दूसरा स्थान सेंट्रल गवर्नमेंट का है। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो केंद्र सरकार क्या करेगी, एडिशनल ऐड वो देती है, जब कभी भी देगी तो एडिशनल ऐड देगी, क्विक रिस्पांस करने के लिए वो नहीं जा रही है वहाँ पर। और तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखिए कि अभी हमारे पास कोई वैसा कोई फंड गठित नहीं किया गया है। अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों नहीं फंड गठित किया गया है। बात ये उठेगी, यहाँ पर SDRF की फंड गठित है ऑलरेडी, वहाँ पर जाएगी तो NDRF का पूरा टीम गठित है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों नहीं गठित किया गया है। पहला बात है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड दे भी दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर फंड दे भी दिया जाए तो फिर मान लीजिए कि आपदा नहीं घटित हुई, स्टेट का फंड तो है सिक्योरिट कि किसी प्रकार के आपदा घटेगा उसमें वो फंड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर फंड दिया भी जाता है और बाई दी अगर आपदा नहीं घटित होती है, किसी प्रकार की आपदा नहीं आती है, तब क्या हो। दूसरा चीज़ कि जब स्टेट के फंड से वहाँ पैसा जा रहा है, स्टेट के फंड से काम हो रहा है और फिर डिस्ट्रिक्ट के फंड से भी काम होगा, तो दोनों का क्या बाइफर्केट करना या दोनों को पहचान पाना आसान होगा। दोनों के पहचानने में दोनों के ओवरलैपिंग की ही समस्या आ जाएगी, कौन सा फंड स्टेट का है, कौन से फंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है। और तीसरा चीज़ है कि अगर उसको डिस्पर्स कर दिया गया, उसको वितरित कर दिया गया लोगों के बीच, तो फिर उसको एकत्र करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी अथॉरिटी के बीच उस फंड को वितरित कर दिया गया आपदा के राहत के लिए, तो फिर उसको कलेक्ट करना भी मुश्किल है। तो इन सब कारणों से स्टेट के डिमांड के बावजूद ही फिनांस कमीशन ने इसको परमिशन नहीं दिया और बोला कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम फंड गठित नहीं करेंगे। तो अब तक जो हमारे पास फंड था, जो फंड गठित हो रहा था, वो था SDRF का फंड था, और सेंट्रल लेवल पे अगर देखिएगा तो NDRF का फंड था, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड था और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड था। ये दो फंड हमारा काम कर रहा था स्टेट लेवल पे, SDRF और यहाँ NDRF। अब इस फंड में क्या समस्या आ रही थी कि ये सारा का सारा जो आपदा का काम चल रहा था, वो मैक्सिमम काम जो था वो रिलीफ पर ही कंसंट्रेटेड था। मिटिगेशन की यहाँ पर कहीं चर्चा ही नहीं होती थी, मिटिगेशन से जुड़ा हुआ कोई काम ही नहीं किया जा रहा था। 2005 से जब से हमारा एक्ट प्रवर्तन में है, तब से आपदा के मिटिगेशन से, अर्थात आपदा को के कारण जो समस्या है उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि आप मिटिगेशन के लिए एक फंड गठित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन इशू किया गया कि आपदा के सेंस में, आपदा की स्थिति में आप एक मिटिगेशन फंड गठित कीजिए। एक मिटिगेशन फंड गठित कीजिए, और वो मिटिगेशन फंड अभी तक गठित नहीं किया गया है। और अगर हम देखें कि अभी जो हमारा 15th फिनांस कमीशन है, जो अपना एक इंटरिम रिपोर्ट फरवरी 2020 में जो अपना रिपोर्ट देती है, इंटरिम रिपोर्ट देती है, तो वहाँ पर कहती है कि एक मिटिगेटिंग फंड गठित किया जाए, एक प्रशमन कोष की व्यवस्था की जाए। और यह प्रशमन कोष जो है वो दो तरह की व्यवस्था हो। अच्छा, ये जो कोष हो वो दो तरह का कोष हो, एक नेशनल लेवल पे भी हो और दूसरा स्टेट लेवल पर भी हो। जब नेशनल लेवल पे होगा और स्टेट लेवल पर, दोनों जगह पर मिटिगेटिंग फंड की व्यवस्था की जाए, और राशि जो पहले से जो SDRF में या NDRF में दी जा रही थी, उस राशि को 80% जो है वो रिलीफ फंड में दिया जाए और 20% की राशि जो है वो मिटिगेटिंग फंड में दिया जाए। प्रशमन, उसको रोकने के लिए, आपदा के कारण जो समस्या आ रही है उसको रोकने के लिए प्रशमन कोष आप लिख सकते हैं, राज्य आपदा प्रशमन कोष। हिंदी में अगर लिखना है तो राज्य आपदा प्रशमन कोष, और इंग्लिश में लिखना है तो स्टेट डिजास्टर मिटिगेटिंग फंड, SDMF।
अब हम लोग आते हैं कि फिनांस का 15th फिनांस कमीशन के द्वारा इसमें क्या किया गया। इसने 2 रिपोर्ट दिया है, एक इंटरिम रिपोर्ट दिया और अभी जस्ट 1 फरवरी को इसका फाइनल रिपोर्ट भी आ गया है। तो जब हम इंटरिम रिपोर्ट की स्थिति में देखते हैं तो 2 फंड का इसने गठन करने की बात की, एक SDMF होगा और दूसरा SDRF होगा। पहले जो राशि जाती थी उसका 20% मिटिगेटिंग फंड में होगा और 80% की राशि जो होगी वो SDRF के अंतर्गत दी जाएगी। और इसमें भी इसने 3 भाग में इसको कैटेगराइज कर दिया। रिस्पांस के लिए अलग, रेस्क्यू के लिए अलग और रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलग। तो 3 भाग में इसने बांटा, रिस्पांस, रेस्क्यू और रिकंस्ट्रक्शन। और इसके लिए इसने 40% की राशि, जो 80% मिलेगा उसका 40% रिस्पांस पे जाएगा, 30% रेस्क्यू पे जाएगा और 10% जो है वो रिकंस्ट्रक्शन पे जाएगा। जब फाइनल रिपोर्ट आता है फिनांस कमीशन का, जो अभी 1 फरवरी को आया है, इसमें इस राशि को बढ़ा के 50% कर दिया गया है, इस राशि को बढ़ा के 37.5% कर दिया गया है और इस राशि को बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। .5% 12.5% की गई है। इसके साथ ही फिनांस कमीशन ने जो इंटरिम रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि कोई भी जो आपदा आती है, उस आपदा का जो सबसे वैल्यूएबल जो ग्रुप है, जो सबसे प्रभावित ग्रुप है, वो लोकल स्तर पर होता है। तो लोकल बॉडीज़ और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको या कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए MHA को उसने निर्देश दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उसने निर्देश दिया कि आप जुलाई 2020 तक अपना एक गाइडलाइंस जारी कीजिए ताकि आपदा का कैसे प्रबंधन किया जाए और उसमें लोकल लोगों की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसने एक दिशा निर्देश दिया था। हालांकि अभी जब फाइनल रिपोर्ट आ गया है तब तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया और इसका जिक्र उस फाइनल रिपोर्ट में भी मिलता है। तो एक निर्देश दिया गया था कि लोकल गवर्नमेंट को, जो सबसे प्रभावित समूह है, उसको जोड़ने की कोशिश की जाए और उस ग्रुप के द्वारा भी, उस ग्रुप के लिए MHA को जो निर्देश जारी करने थे वो MHA का निर्देश अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये प्रबंध किया गया है, यह व्यवस्था की गई है। अब इस व्यवस्था में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कुछ खामियां आती हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहली समस्या अगर हम देखते हैं, जो सबसे पहली समस्या आती है वो ये है कि इस पूरे के पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आपदा शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। डिफाइन किया गया है आपदा को, बताया गया है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे अभी कोविड जैसी समस्या आई तो उस समय हम किसका प्रयोग करें, उस चीज़ को नहीं डिफाइन किया गया। तो उसकी जो परिभाषा है, आपदा का जो परिभाषा है, डिजास्टर की जो डिफिनीसन है, वो डिफिनीसन बहुत ही एम्बिगुअस है, वेग है। डिजास्टर का वेग डिफिनीसन है, उस डिफिनीसन के अंतर्गत स्पष्टता का अभाव है, अस्पष्ट डिफिनीसन है, एम्बिग्विटी उसमें बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ अगर हम देखते हैं तो इस पूरे के पूरे अधिनियम में डिजास्टर से प्रभावित जो क्षेत्र होंगे, जो डिजास्टर प्रोन जोन होंगे, या उसके लोकेशन को निर्धारित करने के संदर्भ में भी कोई बातें नहीं कही गई है। किस लोकेशन में या किस जगह को डिजास्टर प्रोन जोन माना जाए और उस डिजास्टर प्रोन जोन में क्या व्यवस्था की जाए, तो उसकी भी कोई स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो लैक ऑफ डिफाइनिंग लोकेशन ऑफ डिजास्टर या लोकेशन ऑफ डिजास्टर प्रोन जोन,
किसी भी क्षेत्र में डिजास्टर से प्रभावित जो क्षेत्र होगा उसकी परिभाषा के संबंध में भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तीसरा चीज़ जो देखा जाएगा वो ये है कि किस अथॉरिटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे डिजास्टर आया और उससे तो बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए, चाहे अर्थक्वेक हो या फ्लड हो। सूखा तो है कि सूखा का एक लंबे समय तक चलता है और सूखा का लंबे समय तक हम पहचान कर सकते हैं, लेकिन फ्लड है या भूकंप आता है किसी भी तरह का, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाए, किस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इससे रिहेबिलिट करने की, इससे बचाव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अथॉरिटी को दी जाए, या किस अथॉरिटी को उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इससे भी संबंधित बातें यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया। 3 ग्रुप की तो बातें हमने की, स्टेट, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं तय नहीं की गई कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमीडिएट एक्शन लेने की। तो तीसरा चीज़ क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर डिफाइन नहीं किया गया है, उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, या उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। चौथा चीज़ जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पर रोका। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब कहिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की डिजास्टर में ज़रूरत क्या है, प्रश्न नहीं उठेगा ना कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की डिजास्टर में ज़रूरत क्या है। तो देखिए कि कभी भी चाहे वो मुंबई में फ्लड की स्थिति हो या बिहार में कोसी के फ्लड की स्थिति हो या भारत के किसी भी इलाके में भूकंप की स्थिति हो, सबसे पहला जो रिस्पांस उसका पहला जो रिस्पांस करता है वो ग्रुप करता है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप, जो कम्युनिटी वहाँ रह रही है वो सबसे पहले अफेक्टेड होती है। तो सबसे पहला जो रिस्पांस कब मिलना चाहिए या जिसको इसमें सबसे ज़्यादा काम मिलना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी उस कम्युनिटी की होनी चाहिए। लोकल लेवल पे जितना पार्टिसिपेशन होगा, लोकल लेवल पे जितना पार्टिसिपेशन होगा, ये रिस्पांस जो होगा उतना ही बेहतर होगा। तो कम्युनिटी रिस्पांस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसका भी लैक यहाँ पर दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है, सामूहिक भागीदारी की उपेक्षा की गई है। सामूहिक भागीदारी की उपेक्षा। हाँ बोलिए। सामुदायिक भागीदारी की उपेक्षा की गई, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का लिमिटेशन है ना। हाँ, तो इस हिसाब से तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंड है वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर फंड दिया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंड को हमारे एंट्रीम कमीशन ने, एंट्रीम रिपोर्ट में भी फिनांस कमीशन ने और फाइनल रिपोर्ट में उसने रिजेक्ट कर दिया है, आउटरेजली रिजेक्ट किया है, ये कहते हुए कि ये फंड अगर हम देते हैं, ये फंड अगर हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केवल लोकल सेल्फ बॉडी को अगर देता है वो, या कोई भी जिला परिषद से संबंधित जो कोई भी लोकल सेल्फ बॉडी हो उसको देता है, या फिर एजुकेटिव को दे, इसके बीच में ये रहेगा। फिर अगर वो फंड डिस्पर्स हो गया तो उस फंड को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, और फिर एक ही चीज़ के लिए स्टेट की तरफ से भी फंड दिया जा रहा है और लोकल लेवल पे भी फंड दिया जा रहा है, तो फिर कैसे बाइफर्केट कर पाएंगे कौन सा फंड स्टेट की तरफ से खर्च हो रहा है, कौन सा फंड लोकल लेवल पे खर्च हो रहा है। इसी बात को तर्क देते हुए, इसी बात का लॉजिक देते हुए उसने इसे वापस कर ले लिया, इस रिकमेंडेशन को उसने नहीं माना। हालांकि स्टेट के द्वारा यही बात कही जा रही है कि राज्यों को दिया जाए, जो लोकल बॉडीज़ हैं उस लोकल बॉडीज़ को दिया जाए, लेकिन वो रिजेक्ट किया है इस चीज़ को। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कैसे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपदा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की अगर बात है तो लोकल लेवल पे ट्रेनिंग देने की बात होगी। लोकल लेवल पे हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद जो जैसे कभी भी बाढ़ की स्थिति आती है तो बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं तो उससे बचाव की बात, या जो सामूहिक रूप से जो रेस्क्यू करने की बात आती है वो हो, या सामूहिक रूप से फिर कंस्ट्रक्शन की बात आती है, जैसे घर नष्ट हो गया या कोई भी चीज़ वहाँ पर प्रभावित हुआ तो उस प्रभावित क्षेत्र को फिर से जो अगर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो वहाँ जब तक मैक्सिमम लोकल लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो वो नहीं हो सकता है। और लोकल लोगों की अगर भागीदारी नहीं होगी तो क्या होगा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि वो आके कंस्ट्रक्शन का काम करें, और अगर ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन का काम करेगा तो वो लोकल हित के अनुरूप नहीं होगा,
और जब लोकल हित के अनुरूप नहीं होगा तो फिर उसके फंक्शन करने की वैलिडिटी ही नहीं रहेगी। क्लियर? अब आता है कि मान लेते हैं कि ठीक है, अगर हम कम्युनिटी के हित को उपेक्षित करते हुए भी अगर हम पीपीपी मॉडल पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसा कि भुज में किया गया था, जब भुज में भूकंप आई थी, राजस्थान में भुज और कच्छ में, तो वहाँ पर पीपीपी मॉडल में ये काम किया गया था, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया, लेकिन लोकल लोगों ने उसमें रहने से इनकार कर दिया गया। और 275 के आसपास एनजीओ जो उस क्षेत्र में सक्रिय थे, उन्होंने सरकार को कंप्लेन किया कि लोकल लोग हमारा ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। फिर उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो धरा का धरा रह गया। मीन्स कि वो उनके अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए कि उनके जो उनका हैबिट है, रहने का आदत है, जैसे अगर ट्राइबल ग्रुप है और ट्राइबल ग्रुप की कुछ हैबिटें हैं, उस हैबिट को सुपरसीड करके उस हैबिट को दबा के आप नहीं कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, या कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते हैं। तो लोकल लोगों की भागीदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी भी अगर आपदा का स्थिति हो तो जब तक लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा रेस्क्यू में या रिकंस्ट्रक्शन में, वो बेहतर तरीक़ा से काम कर ही नहीं सकता है। तीसरा चीज़ है कि यहाँ पर जेंडर से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि कभी भी आपदा आती है, कोई भी आपदा आती है, तो सबसे जो उसके सबसे सुभेद्य शिकार हैं वो महिलाएं होती हैं। चाहे वो कोई भी क्लामिटी से जुड़ा हुआ हो, चाहे अभी जो कोविड का आपदा आया उससे संबंधित बातों को लें, तो सबसे सुभेद्य जो शिकार होती हैं वो महिलाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो कि अगर इकोनॉमिक अर्निंग में है तब दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे भी अगर देखिएगा तो परिवार के पूरे पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो उनकी ही होती है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि नर्चरिंग की जो आने वाली पीढ़ी है उसके नर्चरिंग की भी जिम्मेदारी उनकी होती है। और इस कारण से महिलाओं पर सबसे ज़्यादा सुभेद्यता रहती है किसी भी आपदा का। और वैसी परिस्थिति में जेंडर सेंस को लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है, उसकी भी यहाँ पर उपेक्षा की गई है। और अगर हम इसको देखें यहाँ अब तो महिलाओं की उपेक्षा क्या? हाँ, ओल्ड एज भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज इसमें पार्टिसिपेट नहीं। ओल्ड एज का भी तो देखभाल महिलाओं के जिम्मे ही रहता है। ओल्ड एज का भी देखभाल तो महिलाओं के जिम्मे ही रहता है। और इसी चीज़ को अगर हम चाइनीज़ जो मॉडल है, चाइना का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉडल है, यहाँ पर मैं एक कंपेयर करना चाहूँगा कि जैसे इंडिया में जब भी देखिएगा बाढ़ आता हो या भूकंप आता हो तो यहाँ पर क्या काम किया जाता है? जो डिस्ट्रॉय हो गया, जो चीज़ नष्ट हो गया, केवल उसी को बना के छोड़ दिया जाता है। अगर आप कोसी रीजन में जाके देखें, बिहार में ही अगर देखते हैं, या फिर आप इधर जो मधुबनी, दरभंगा और शिवहर का इलाका है वहाँ पर जाके देखें, हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ आने के बाद वो क्या करते हैं कि जो टूट फूट गया है उसको बना दिए, काम खत्म। चाइना का मॉडल को अगर हम देखते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और उस पूरे एरिया के डेवलपमेंट का काम वहाँ किया जाता है। पूरे एरिया का जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर उसके एडवांसमेंट की काम की जाती है। तो उस अप्रोच की भी यहाँ पर अभाव दिखता है। तो ये हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का अभी तक का जो तरीका चल रहा था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारा था, उसके अंतर्गत जो हमने डिजास्टर को रिस्पॉन्स करने के लिए जो एक अधिनियम बना रखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें ये सब चीज़ दिख रहे थे। अब आता है कि अचानक से पिछले साल हम लोग कोविड से प्रभावित हो जाते हैं, तो सरकार के पास उसका मुकाबला करने के लिए यही एक एक्ट था। और एक एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्टेड था, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, वो हमारे पास था। तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है वो महामारी के रोकथाम से संबंधित है। महामारी के रोकथाम से संबंधित राज्यों को वो शक्ति देता है कि वो क्या काम कर सकता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट की हमने पूरी व्याख्या की, पूरा एक्सप्लेन किया कि ये क्या शक्ति देता है। तो अब आता है कि सरकार के पास दो विकल्प थे, सरकार इसमें से किस विकल्प को चुने, किसके अनुसार काम करना शुरू करे, यही चुनौती थी। तो सरकार ने यहाँ पर, केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एक इनेबलिंग एक्ट के रूप में चुना, अपने आप को उससे इनेबल किया। इनेबल मीन्स कि उसको अधिकार मिलता है, वो अपना अधिकार लिया कि हम इस अधिनियम के अंतर्गत इस समस्या का सामना करेंगे। तो जब
कोविड-19 का टाइम आया तो भारत सरकार के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प था डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और दूसरा था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, महामारी रोकथाम अधिनियम 1897 था। अब देखिए ये अधिनियम जो है इसका दो तरह की इसमें भी सेंट्रल को और स्टेट को दोनों को काम करने का अधिकार दिया गया। इसका जो सेक्शन 2 है वो पूरी तरह से राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो आप किसी भी प्रकार के महामारी की स्थिति में, महामारी अगर फैलती है और महामारी की स्थिति में राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो किसी प्रकार का लेजिस्लेशन कर सकती है, कोई टेम्पोररी लेजिस्लेशन का प्रयोग कर सकती है, कोई भी टेम्पोररी व्यवस्था वो कर सकती है इसके रोकथाम के लिए। और केंद्र सरकार को इसका जो सेक्शन 3 है वो केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो कोई भी वेसल, कोई भी पोर्ट या कोई भी शिप को क्वारंटाइन कर सकती है, रोक सकती है देश में आने से। तो दो तरह की व्यवस्था है, एक राज्य सरकार को देता है और एक केंद्र सरकार को देता है। राज्य सरकार का अधिकारिता जो है वो उस राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के एक्शन को लेने की उसको स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा हमारे पास डीएम एक्ट था जिसकी हमने अभी तक चर्चा कर रखी है कि क्या क्या इसके अंतर्गत हमारे पास प्रोविज़न थे, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स थे, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी हमने चर्चा कर ली है। अब बात आता है कि केंद्र सरकार चाहती या भारत की जो स्थिति है तो देखिएगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। और कोविड का सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस चीज़ से मिलना था, स्वास्थ्य क्षेत्र से मिलना था। और स्वास्थ्य क्षेत्र की जो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसके नियंत्रण में है, राज्य के नियंत्रण में है। अगर आप कुछ एम्स को छोड़ दें केंद्र सरकार के, वैसे भी एम्स जैसे एक संगठन तक बहुत लोगों की पहुंच भी नहीं हो पाएगी या उसका उतना कैपेसिटी भी नहीं है कि वहां तक मैक्सिमम लोग पहुंच सकें। तो वैसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा रिस्पांस कौन ले सकता था, सबसे ज़्यादा बेहतर काम कौन कर सकता था, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकता था। और उसको इनेबल करने के लिए अधिनियम था ऑलरेडी, यहाँ से वो पावर ले सकता था। हाँ, बाहर से लोगों को अगर भारत में आने से रोकना था तो उसके लिए सेक्शन 3 की वहाँ ऑलरेडी व्यवस्था थी, वहाँ की जा सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार जो यहाँ पर था वो चुनता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको रिस्पॉन्स करेंगे। अब यहीं से शुरुआत होती है हमारा कि हमारे फेडरेशन में, हमारा फेडरलिज्म का जो हमारा अवधारणा है या हमारा फेडरलिज्म जो कि हमारे संवैधानिक शासन तंत्र का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक मूल ढांचा के रूप में हमारे सामने आता है, उसमें इस एक्शन ने क्या इफ़ेक्ट किया, उसको इस एक्शन ने कहाँ तक प्रभावित किया। हमारे चर्चा का मूल विषय जो है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड हम यहीं से हमको मिलेगा। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत पहले का स्थिति देखा कि क्या क्या हमारे पास व्यवस्था थे। अब इस एक्ट का इस डिजास्टर में क्या फ़ायदा उठाया गया या इस एक्ट ने हमारे फेडरेशन को कहाँ तक प्रभावित किया, हमारे फेडरल सिस्टम को कहाँ तक उसमें हस्तक्षेप किया, यही हमारे चर्चा का मूल विषय होगा। तो अब हम आते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब सरकार अपना अंदर वो इनेबल अपने आप को करती है, अपने आप को अधिकृत करती है एक्शन लेने के लिए, तो वहाँ पर वो दो सेक्शन का हेल्प लेती है। सबसे पहले तो वो सेक्शन 10 के तहत नोटिफिकेशन जारी करती है। इस अधिनियम के सेक्शन धारा 10 के तहत नोटिफिकेशन जारी करना शुरू करती है। और ये नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो इन नोटिफिकेशन की अगर आप विशेषता देखेंगे या किस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए होंगे, तो अभी रिसेंट घटना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले तो लॉकडाउन घोषित किया गया, अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन घोषित करने के बाद नोटिफिकेशन की अधिसूचनाओं की झड़ी सी आ गई। अब उसमें क्या हो रहा था, कभी किस टाइम तक रात में रोड पे निकलना है, किस टाइम में दिन में सब्जी खरीदना है, किस टाइम में
घर जाना है, किस टाइम में घर से निकलना है, सारी चीज़ सब चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जा रहा था। दूसरा चीज़ क्या हो रहा था कि स्टेट की जितनी भी एंट्रीज थी, जहाँ पर स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर है, अनन्य अधिकार है कानून बनाने का, जैसे सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, है ना, ये सब तो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, कंप्लीटली स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जहाँ पर संविधान रोकता है कानून बनाने से केंद्र सरकार को, या केंद्र सरकार को किसी प्रकार का इंटरफेयर करने से। क्यों? क्योंकि स्टेट की जो ऑटोनॉमी होगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का या फेडरलिज्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? स्टेट की ऑटोनॉमी। स्टेट की ऑटोनॉमी अगर कमेगी तो फेडरलिज्म हमारा अफेक्टेड होगा। अब क्या हो रहा है कि जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जारी किए जा रहे हैं। पहला तो चीज़ हो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो भी नोटिफिकेशन है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जारी किए जा रहे हैं। और दूसरा इसका काम क्या होता है कि प्राइवेट, मतलब राइट टू, जो 21 के अंतर्गत जो राइट दिए गए हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस पर भी किया जाता है कि आप रोड पे नहीं निकल सकते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक सर्टेन टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि रात के 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा लगा जैसे 9 बजे के बाद वो वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा हो। और अगर आप कभी निकले होंगे तो देखेंगे कि रोड पे कोई कुछ नहीं, कहीं कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी। रात में 12-12 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, आराम से जिनको निकलना था निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि मजदूर उस समय माइग्रेट कर रहे थे, उनको रोकने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, या उनको खाना या उनको जो मिनिमम नीड थी उस मिनिमम नीड को भी सेटिस्फाई करने के लिए कोई व्यवस्था उस समय नहीं की गई थी। और हमारा जो पूरा का पूरा शासन था वो नोटिफिकेशन पे चल रहा था। अब प्रश्न उठता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट हैं, पॉलिटी के अंतर्गत जब इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक होता है। जब भी ये काम नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, मीन्स कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो रहा है, कार्यपालिका के द्वारा काम किया जा रहा है। और यूनियन के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है? यूनियन के कार्यपालिका, आर्टिकल 73 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, यूनियन के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहीं तक है जहां तक संसद के विधायिका शक्ति का विस्तार है। जहां तक संसद कानून बना सकती है वहीं तक यूनियन अपना एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड कर सकती है। उससे ज़्यादा तो उसका पावर नहीं है। और अगर आप देखिएगा उसी तरह 162 पढ़ा होगा आर्टिकल, जहाँ स्टेट को भी वही स्थिति है, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी वहीं तक अपना पावर कर सकता है, वहीं तक अपने पावर का एक्सरसाइज कर सकता है जहाँ तक स्टेट लेजिस्लेचर को अथॉरिटी है, स्टेट लेजिस्लेचर का जहाँ तक ज्यूरिडिक्शन है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि यूनियन जो है नोटिफिकेशन जारी करने में अपने एक्सेसिव ज्यूरिडिक्शन का प्रयोग कर रही है। जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है वहाँ पर भी वो अपना हस्तक्षेप कर रही है। स्टेट लिस्ट के एंट्री पे किसका कानून बनाने का अधिकार है? स्टेट लेजिस्लेचर का। और वहाँ पर किसके द्वारा किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहला चीज़ क्या हुआ कि वहाँ एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन देखने को मिल रहा है, या इनकरेजमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन भी आप उसको कह सकते हैं। तो इसको अगर देखें तो सबसे नोटिफिकेशंस के द्वारा क्या किया जाता है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार का अधिक प्रयोग, अब दूसरा चीज़ देखिएगा कि जबकि बेहतर क्या होता, बेहतर होता कि दोनों के अधिकार बटे हुए थे, दोनों के पास एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत उसको भी पावर दिया गया था, वहाँ पर उनके पावर का हम यूज कर सकते थे। लेकिन उसको पूरी की पूरी तरह से उसको उपेक्षित किया जाता है। दूसरा चीज़ होता है कि कोई भी इनेबलिंग एक्ट, कोई भी एक्ट जो इनेबल करती है सरकार को कोई भी अधिसूचना जारी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो क्या हम उस एक्ट को वायलेट कर सकते हैं? क्या हम उस एक्ट की सीमा से, वो एक्ट जितना हमको अधिकार दे रहा है, क्या उस अधिकार से हम बाहर जा सकते हैं?
उस एक्ट ने हम मुझे जितना अधिकार दिया, क्या उस अधिकार से बाहर जाके हम काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ही एक सेक्शन 11 है, 11(1) और 11(2). 11(1) जो है वो एक नेशनल प्लान की बात करता है कि जब कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा तो वहाँ पर एक नेशनल प्लान पहले गठित किया जाएगा, एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी। एक नेशनल प्लान बनाया जाएगा और उस नेशनल प्लान के बाद ही यूनियन अपना काम वहाँ पर कर सकती है। कभी भी कोई भी एपिडेमिक अगर राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो एक नेशनल प्लान बनेगा, उस नेशनल प्लान को बना के उस नेशनल प्लान के अनुरूप ही केंद्र सरकार अपने फंक्शन को अंजाम दे सकती है, अपने कार्यकलाप को विस्तार दे सकती है। और कहीं भी कभी भी इस नेशनल प्लान को नहीं बनाया गया। इस कोविड को रिस्पांस देने के दौरान नेशनल प्लान के पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर लिया गया। कब लिया जा रहा था? लॉकडाउन होने से पहले लिया गया था क्या राय? बाद, जब सेकेंड फेज में आता है, जब अनलॉक की बात आती है, जब अनलॉक की बात की शुरुआत होती है, तब वो कहते हैं कि हाँ अब स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार कर सकता है। हाँ, तो बाद में प्रारंभिक जिस समय तक प्रारंभिक लॉकडाउन की स्थिति थी और जून से पहले जो भी कुछ हुआ है वो जून के बाद हुआ है। तो मार्च से लेके जून तक जब कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय क्या इन सब बातों को फॉलो किया गया? जब इन बातों को कब फॉलो किया गया? जब इसके बारे में डिमांड उठना शुरू हुआ, जब इसके बारे में क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया, तब जाके जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तब वहाँ पर राज्यों की बात सुनी जाने की बात की जाने लगी। राज्यों की बात को सुना नहीं गया था। नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते रह गए कि हम लेबर को नहीं आने देंगे, जबकि ट्रेन चला के उनको स्पेशली भेजा गया था। कहाँ राज्य की बात सुनी गई थी? नहीं, बाद में अलाउ किए। उसके बाद में राज्य के ऊपर इतना दबाव था कि आपके सीमा पे आके खड़ा है, आप क्या कीजिएगा? आपके यहाँ आपके सिर पर इलेक्शन पड़ा हुआ है, आप क्या कीजिएगा? वो खुशी से नहीं था, वो तो उनके साथ सिचुएशन था कि उनको लेना ही था। क्या करते वो? खैर, हम लोग आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, केंद्र सरकार राज्य के विषयों पर बना सकती है, लेकिन उसके लिए इमरजेंसी की बात तो कहनी होगी ना। इमरजेंसी का नहीं, मान लीजिए कि हम केंद्र सरकार कहती है कि हम 250 के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज किया है, उसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज किया। 250 के अंतर्गत वो पावर ले सकती थी ना, वो नोटिफिकेशन में कह सकती थी कि ये पावर जो है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के 250 के अंतर्गत मिला है और उसके आधार पर हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने मुझे एम्पावर किया इस काम को करने के लिए और उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आप जाके देखिए, MHA के साइट पर अभी भी मौजूद होगा। वो सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जारी किए गए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी किए गए तो हम इसी एक्ट के अंतर्गत उसको देखेंगे। हम किसी और एक्ट को क्यों देखने जाएं? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ पर हम उसको भी देखेंगे, 73 को भी देखेंगे, 162 को भी देखेंगे। ठीक। दूसरा चीज़ आता है कि नेशनल प्लान को बनाने का वहाँ प्रोसीडिंग दिया गया है कि नेशनल प्लान कैसे बनेगा। दूसरा चीज़ है कि नेशनल प्लान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अब नेशनल प्लान को बनाने की जो उसमें प्रोसीडिंग दिया गया है, वो प्रोसीडिंग में है कि नेशनल प्लान कभी भी बनेगी तो वो राज्य सरकार के परामर्श से बनेगी। राज्य सरकारों के परामर्श को वहाँ माना जाएगा। राज्य सरकार जो कुछ भी सजेशंस देंगी उस सजेशंस को ध्यान में रखते हुए नेशनल प्लान बनाया जाएगा। तो पहला बात तो कि नेशनल प्लान बनाया ही नहीं गया। और दूसरा चीज़, ठीक है, आप नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कम से कम राज्य सरकार का परमिशन ले लेते, राज्य सरकार से बात कर लेते। नहीं राज्य सरकार अवेलेबल थे तो कम से कम जो लेजिस्लेचर थे, जो सांसद थे, उनसे बात कर लेते।
विपक्ष का या सर्वदलीय मीटिंग बुला लेते लॉकडाउन लाने से पहले कि आप एक्शन लेने जा रहे हैं, उस एक्शन के बारे में वहाँ जानकारी दे देते। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई कोई व्यवस्था। तो पहला चीज़ क्या है कि न तो नेशनल प्लान बनाया गया, नेशनल प्लान बनाने की में न तो राज्य सरकार की कोई भूमिका स्पष्ट की गई, न राज्य सरकार से कोई संपर्क किया गया, और न ही और भी जो कोई भी अथॉरिटीज़ हैं उन अथॉरिटीज़ को विश्वास में लेने की कोशिश की गई। जस्ट लाइक नोटबंदी के समय में जैसे बिना किसी अथॉरिटी से बात किए हुए, बिना किसी अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना किसी बैंकिंग संस्था को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आपाधापी में जैसे लागू किया गया था, वैसे ही आपाधापी में पूरी जनता को लॉकडाउन के द्वारा या लॉकडाउन के अंतर्गत ला दिया गया। अब लॉकडाउन लाने से पहले तो नहीं सोचा गया था कि कौन आदमी हमारे यहाँ है कौन नहीं है। जब आपाधापी की स्थिति मची और क्रिटिसिज्म का बढ़ना शुरू हुआ और लगा कि अब मीडिया इस बात को फोकस कर रही है, तो अचानक से पॉलिटिसाइजेशन इसका किया जाने लगा, इसका राजनीतिकरण किया जाने लगा। और सबसे बड़ा शगुफा क्या छोड़ा गया, तो एक तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया और तबलीगी जमात को बलि का बकरा बना के पूरा का पूरा जो चर्चा का मुद्दा था वो तबलीगी की तरफ चला गया। अब उस समय का अगर आप थोड़ा भी ध्यान में होगा, ये न्यूज़ चैनल देखते ही होंगे क्योंकि बाहर तो कहीं जाना नहीं था, टीवी पे नज़र बनाना था सबको, तो न्यूज़ चैनल से तो ज़रूरी वाकिफ़ होंगे, न्यूज़ चैनल हमेशा देखते ही होंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सारे न्यूज़ चैनल के जो एंकर थे वो चीख के 60 to 70% तबलीगी होने का दावा करते थे कि इतने कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं पॉजिटिव, जिसमें 60% तबलीगी हैं, 70% तबलीगी हैं। और अभी हाल में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे बात गलत हैं, या पटना हाई कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, जो FIR लॉन्च किए गए वो सारे FIR को क्वैश किया गया, तब जाके या बहुत जगह इंदौर में और बहुत जगह क्या हुआ कि एक समुदाय को विक्टिम बना दिया गया। और ये अब ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब थोड़ा सा पहले जाइएगा, जब प्लेग की फैलती थी, प्लेग जैसी बीमारियां फैलती थी, उस समय भी दलित कम्युनिटी को शिकार बनाया गया था, उनकी बस्तियों को जला दिया गया था। तो जो उस समय तो ब्रिटिश पीरियड था और आज हम एक जनतंत्रात्मक शासन में रह रहे हैं जहां हम सॉवरेन हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि डिजास्टर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और डिजास्टर का राजनीतिकरण कोई नया मुद्दा नहीं है, ये हमेशा चलता है। अगर डिजास्टर के बाद कोई इलेक्शन आने वाला हो तब देखिए कि कैसे फंड का बंटवारा होता है, कैसे लोगों के बीच बाइफर्केट किया जाता है, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं और उस 2 ग्रुप का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक बना बनाया फॉर्मूला है, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है या जो अधिनियम, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच में ये चीज़ आपको दिख जाएगा, हर जगह दिखेगा, ये कोई नई बात नहीं है। तो एक समुदाय को मुद्दा बनाया गया। अब क्या हुआ कि मजदूर को छोड़ के सारा लोग उसी पर केंद्रित हो गए, सारा लोग के चर्चा का जो विषय था वो तबलीगी जमात था। और जब तबलीगी जमात को जुडिशरी ने बरी किया तो कहीं चर्चा का मुद्दा नहीं था। शायद ही किसी को मालूम होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई फैसला आया था या कोई फैसला पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया और कहीं पर कोई ये मैटर इस तरह का पेंडिंग है। तीसरा चीज़ आता है महत्वपूर्ण, चौथा चीज़, अब ये बताइए कि जैसे जोन का क्लासिफिकेशन किया गया था उस समय, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, अक्सर पेपर में न्यूज़ आता था ना। तो उस जोन के क्लासिफिकेशन के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होता, स्टेट होता या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अथॉरिटी होते वो होता। लेकिन किसका किया किसके द्वारा जा रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा किया जा रहा था। गृह मंत्रालय के अलावा किसी मंत्रालय ने क्या वो जोन का क्लासिफिकेशन किया था क्या? तो जोन क्लासिफिकेशन का जो स्थिति था वो कम्प्लीटली लोकल था, कम्प्लीटली वो कम्युनिटी बेस्ड था। कौन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है उसको रेड जोन में रखा जाना था, उससे कम जो कम्युनिटी अफेक्टेड था उसको ऑरेंज जोन में रखा जाना था। होना तो यही चाहिए था। अच्छा, आप ये बताइए कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई ब्यूरोक्रेट, क्या उसको पता होगा कि पटना का कौन सा जगह बीमारी फैला हुआ है, कहाँ पर ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं, कहाँ पर इसके फैलने की ज़्यादा संभावना है? या वो जिम्मेवारी जो है वो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते उनको ज़्यादा होता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होता? क्या उसको अधिकार था? उसको तो केवल निर्देश मानना था, जो निर्देश होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहे थे। क्या चीज? कब? हाँ, कब बनाया गया था?
जब ये काफी लेटर फेज की बात ये अनलॉक की, जब अनलॉक का पीरियड शुरू हुआ है, जब अनलॉक हुई है, उस अनलॉक के पीरियड में लोकल स्तर को वो चीज़ दिया गया है। प्रारंभिक चीज़ समय की मैंने बात कर रहा हूँ कि प्रारंभिक समय में क्लासिफिकेशन जोन के जो क्लासिफिकेशन का स्थिति था वो एमएचए के द्वारा किया जा रहा था। अब देखिएगा कि मान लीजिए कि अगर सरकार की का आचरण अगर अमर्यादित होता है, राज्य का आचरण जब कभी भी अमर्यादित होता है तो उस पर मर्यादा कौन लगाता है? या एग्जीक्यूटिव का आचरण जब अमर्यादित होता है तो उस आचरण पे मर्यादा कौन लगाता है? लगाने के लिए कौन सी अथॉरिटी है? या तो लेजिस्लेचर है या जुडिशियरी है। एग्जीक्यूटिव की अगर अमर्यादित रूप से काम करेगा तो लेजिस्लेचर लगा सकता है या जुडिशियरी लगा सकता है। तो लेजिस्लेचर भी उस समय काम नहीं कर रहे थे हमारे। अब किसी तरह वो जो 6 महीने का गैप होता है उसको पूरा करने के लिए, उस प्रावधान को पूरा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई सितंबर में और एक मीटिंग फिर जाके अभी बुलाई गई है। तो लेजिस्लेचर भी काम नहीं कर रहा था और जुडिशियरी भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था। बाद में तो वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन वर्चुअल सुनवाई तो उस समय भी शुरू हो सकती थी। उस समय भी इन मैटर को सुना जा सकता था। जब फंडामेंटल राइट का एक मजदूर लोग मर रहे थे सड़क पर और उससे वर्स्ट स्थिति नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हम सू मोटो कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और हम पीआईएल को सू मोटो पोस्ट कार्ड पे भी कोई छाप के भेज दे तो हम उसको स्वीकार करते हैं। कार्टून भी छप जाता है तो उस पर एक्शन में आ जाती है ना। लेकिन उस समय कितने बड़े पैमाने पे फंडामेंटल राइट का इंकरेजमेंट हो रहा था स्टेट एक्शन के, लेकिन क्या कोई व्यवस्था थी उसको सुरक्षित करने की? न तो जुडिशियरी एक्टिव था। भले आप न्यायिक सक्रियता पे लंबा चौड़ा आलेख लिखें, न्यायिक सक्रियता के विषय में बहुत सारी बातें कहें, लेकिन जब न्यायपालिका को सबसे ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत थी, जहाँ ज़रूरत था कि हाँ अभी न्यायपालिका सक्रिय होकर कुछ काम कर सकती थी, कुछ फंडामेंटल राइट का प्रिजर्वेशन कर सकती थी, क्या उस समय में न्यायपालिका सक्रिय थी? नहीं सक्रिय थी। लेकिन जस्ट बाद उन्हीं मतलब न्यायपालिका के अंतर्गत अगर जब चीफ जस्टिस के पर थोड़ा सा कोई कमेंट पास कर दिया जाता है तो तुरंत न्यायपालिका एक्टिव हो जाती है। तो देखिए ट्रेंड्स को आप देखिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में या फेडरेशन सिस्टम में अगर हमारा लैक हो रहा है या फेडरल सिस्टम में जहाँ कहीं भी इनकरेज किया जा रहा है फेडरल सिस्टम को, तो ऐसी बात नहीं है कि एक ही एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सबकी उतनी ही भागीदारी है। जो हमारे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनकी सक्रिय इसी मतलब एक समान भागीदारी है सबकी। अब हम आते हैं कि ये तो हमारा हो गया कि पॉलिटिकल फेडरलिज्म की क्या स्थिति थी। जो भी चर्चा हम लोगों ने की है पॉलिटिकल बातों की चर्चा की, पॉलिटिकल संबंध सेंट्रल और स्टेट का क्या होगा इसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग आते हैं राजकोषीय संघवाद को। फेडरेशन का चर्चा तब तक नहीं होगा जब तक कि हम एजुकेटिव एक्शन की तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, राजकोषीय संघवाद की चर्चा भी जरूरी हो जाती है। जब फिजिकल फेडरलिज्म की जब हम चर्चा करते हैं, राजकोषीय संघवाद की चर्चा करते हैं, तो क्या क्या बातें हमारे नज़र के सामने रहती है? आप लोग तो पढ़ चुके होंगे सर, क्लास ले चुके होंगे राजकोषीय संघवाद पर। तो राजकोषीय संघवाद से हमारा क्या तात्पर्य होता है? राज्य के टैक्सेशन में उसको क्या पार्ट मिलना चाहिए, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए राज्य का, यही सब चीज़ की चर्चा करते हैं ना। और राज्य के फिजिकल ऑटोनॉमी की बात होती है कि राज्य सरकार के पास इतना फंड हो ताकि वो बेहतर तरीक़ा से अपने कार्य को अंजाम दे सके। अब इस दौरान क्या क्या एक्शन लिए गए उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्या, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो मार्केट बंद कर दिए गए थे, व्यापार वाणिज्य पूरी तरह से ठप हो गया था। तो क्या हुआ, इससे पहले ही जीएसटी के द्वारा राज्य का फंड तो सीमित कर दिया गया, राज्य की सॉवरेंटी खत्म कर दी गई थी कहीं भी टैक्स लगाने की। अब टैक्स लगाने का निर्णय किसके द्वारा किया जा रहा है? जीएसटी के काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। वही टैक्स को बढ़ा सकता था, टैक्स को कम कर सकता था। राज्य के हिस्से में क्या थी? शराब, जमीन का ट्रांसफर, स्टाम्प ड्यूटी और पेट्रोल पे टैक्स लगा सकती थी राज्य।
तो गाड़ियों का आवागमन तो ऐसे ही बंद था, तो उनको क्या पैसा आता वहाँ से। बिहार जैसा राज्य जो कि प्रोहिबिशन को लागू किए हुए है, तो वहाँ से टैक्स आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और लॉकडाउन के कारण ज़मीन की भी खरीद बिक्री बंद थी, तो राज्य को पैसा कहाँ से आएगा, है ना कि भाई। उसको अपना फंक्शन चलाने के लिए जितने भी उसके सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए तो चाहिए था कुछ, कहाँ से फंड आता। और दूसरी बात, इससे भी बड़ी बात कि जीएसटी के जो बकाये की बात थी, जीएसटी कंपनसेशन की जो बकाये की बात थी, वो भी अभी उस समय तक नहीं दिया गया था, बाद में भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला चीज, राजस्व के स्तर पर राज्य के हितों की अनदेखी, दूसरा एक प्रमुख साधन होता है लोकल डेवलपमेंट का। आप लोगों ने पढ़ा होगा एमपी लैड्स स्कीम के विषय में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम के विषय में, है ना। सांसदों के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाई जाती है, उस स्कीम को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। एमपी लैड स्कीम सस्पेंड हो गया पूरी तरह से, तो जो भी वहाँ पर मिल सकता था, जो भी वहाँ से कुछ आ सकता था, वो भी आने की स्थिति नहीं रही। और क्या किया गया कि एक पीएम केयर फंड क्रिएट किया गया। बहुत अच्छी चीज़ है, लोग को राहत कहा ही जाता है कि क्राउड फंडिंग करना चाहिए, कोई भी आपदा को रिस्पॉन्स करने के लिए सबकी भागीदारी होती है, सबको यहाँ पर पैसा देना था, बहुत अच्छा बात था, इसका सब लोगों ने स्वागत किया। समस्या कहाँ बनी? नहीं, ट्रांसपेरेंसी की मैं कोई बात, ट्रांसपेरेंसी से फेडरलिज्म को कुछ नहीं लेना देना है, वो सरकार के नेचर पे डिपेंड करता है, हमको उनसे कुछ नहीं। हम जानते हैं मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे वो फकीर हैं, उनसे उस पर कुछ नहीं है, उस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना है, करप्शन की कोई बात नहीं है। बात क्या आती है, क्या एक कॉरपोरेट मिनिस्ट्री की तरफ से एक एफएक्यू जारी होती है, उस एफएक्यू में कही जाती है कि कोई भी कॉरपोरेट्स, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम है, सीएसआर स्कीम है, वो सीएसआर स्कीम के तहत उनको कुछ रिबेट मिलते हैं, टैक्स रिबेट मिलते हैं, तो उस एफएक्यू के द्वारा कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के द्वारा जो जारी की जाती है एफएक्यू, उसमें कहा जाता है कि जो कोई भी अगर पीएम केयर फंड में डोनेट करेंगे, उन्हीं को सीएसआर का लाभ मिलेगा। मेरा शिकायत उससे है, बाकी चीज़ से नहीं लेना देना है कोई। जो भी सीएसआर का लाभ अगर लेना चाहते हैं कोई भी कॉरपोरेट, तो उनको पीएम केयर फंड में अगर डोनेट करेंगे तो उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा, न कि अगर सीएम केयर फंड में या कोई भी राज्य आपदा राहत कोष में अगर वो डोनेट करते हैं तो उनको सीएसआर का लाभ नहीं मिलने वाला है। जो पीएम केयर फंड में ही केवल डोनेट करेंगे, उन्हीं को इस सीएसआर का जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स अवेलेबल होगा। तो मेरा शिकायत उससे है। सीएसआर तो कंपल्सरी है ना? हाँ, कंपलसरी है, लेकिन जो पीएम केयर फंड में डोनेट करेंगे उन्हीं को सीएसआर का लाभ मिलेगा, ये बात है। चिंता की बात ये है, हाँ, वो लाभ उन्हीं को, जैसे पहले क्या था कि पहले किसी भी बेनिफिशियल स्कीम में वो डोनेट कर सकते थे और वहाँ से वो सीएसआर का लाभ ले सकते थे, चाहे वो राज्य आपदा का हो, और भी बहुत सारी फंड वहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सीमित कर दिया गया कि इस दौरान पीएम केयर फंड में जो डोनेट करेंगे उन्हीं को सीएसआर का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो निहायत सी बात है कि जो भी लोकल स्तर पर अगर कोई इंडस्ट्रीज होती
या लोकल स्तर पर कोई फैक्ट्री होते हैं। हम बिहार की बात नहीं कि बिहार तो इंडस्ट्री और फैक्ट्री के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मुंबई की बात करते हैं या गुजरात की ही बात करते हैं, क्या होता कि वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई डोनेट करता तो वहाँ पर बेनिफिट्स उसको मिल सकता था। स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके फंड में भी कुछ पैसे आते जहाँ से वो रिलीफ वर्क चला सकता था। तो इस चीज़ की भी वहाँ पर, इस चीज़ को भी वहाँ पर इग्नोर किया गया। स्टेट गवर्नमेंट के फंड में जो कुछ भी पैसे आने वाले थे उस रास्ते को भी रोक दिया गया। तो एक तो कि जीएसटी से उसका कलेक्शन नहीं हो रहा था, दूसरा एमपी लेट से छोटा सा रकम आता था, बहुत नहीं, बहुत कम रकम इससे आता है, लेकिन एक कुछ रकम तो आती थी लोकल स्तर पर डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा चीज़ कि एमपी लेट्स का जो अगर जुरिडिक्शन देखिएगा तो वो स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्हीं सब चीज़ों पर जो लोकल डेवलपमेंट का काम होता है वही वो करता है, और यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित बातें ही हो रही थी, तो उस चीज़ को भी छोड़ दिया गया। और तीसरा पीएम केयर फंड के सेंस में भी देखिए तो यही सिचुएशन वहाँ पर अपनाया गया। तो पूरा का पूरा अगर आप इस सिस्टम को देखते हैं, तो फिजिकल क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, राजकोषीय संघवाद की स्थिति में भी देखते हैं, तो राज्य की जो ऑटोनॉमी थी, राज्य की जो वित्त व्यवस्था थी, उस वित्त व्यवस्था का अतिक्रमण किया गया, उसको भी इनकरेज किया गया। अब आता है कि इसका हमारे पास क्या विकल्प था। अगर हम सहकारी संघवाद के क्षेत्र में ही हम जाते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्षेत्र में ही जाते हैं, तो हमारे पास विकल्प क्या अवेलेबल था, सरकार के पास क्या विकल्प थी, सरकार किस दिशा में काम कर सकती थी। याद होगा कि जब माइग्रेट लेबर आए थे वहाँ से, तो कहाँ पर व्यवस्था की गई थी उनके रहने की, स्कूल्स में। और कौन उसको मैनेज कर रहे थे, स्कूल टीचर और बीडीओ। और लोकल गवर्नमेंट की कुछ भागीदारी थी या नहीं थी, गांव के मुखिया, सरपंच, और सरपंच को तो छोड़ दीजिए, मुखिया और जो वार्ड मेंबर थे उनकी कुछ भागीदारी थी या नहीं थी। तो अगर आप देखें तो केंद्र सरकार के पास लोकल, या पूरे भारत सरकार के पास, भारत और राज्य की सरकार के पास पूरा एक लोकल बॉडीज़ का एक लंबे वॉलंटियर की स्थिति थी या नहीं थी। जितने भी अगर पूरे भारत के राज्य को देख लें और वहाँ पर चुनाव, ये ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हों या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि हों, जो जनप्रतिनिधि थे, जिनका लोकल लेवल पे अच्छा इन्फ्लुएंस था, वैसे लोगों की एक लंबी अच्छी खासी फौज थी या नहीं थी। क्या उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था प्रारंभिक लेवल में ही, बाद में तो उठाया ही गया, लेकिन क्या प्रारंभिक लेवल में उनका फ़ायदा उठाया जा सकता था। और इसी सेंस को अगर आप देखिए, इसी चीज़ को अगर आप केरल जैसे डिफरेंट राज्य की स्थिति में अगर आप देखते हैं, तो केरल के सिचुएशन को देखिए। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड स्टेट था वो केरल था। लेकिन अभी जो कोविड आया है, कोविड से जस्ट 1 साल पहले केरल निपाह वायरस का शिकार बना था। और निपाह वायरस का जिस समय शिकार बना था, उसने अपने वहाँ के जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थे उसका इतना अच्छा विस्तार किया, इतना व्यवस्थित विस्तार वहाँ पर किया। और उसको अभी हम आयुष और इसकी बात करते हैं, और वहाँ पर उसने एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक सबको मिक्स करते हुए अपना एक हेल्थ सिस्टम डेवलप किया, और उस हेल्थ सिस्टम को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित किया। और वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने के कारण वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ जितना और स्टेट में उसकी स्थिति बनी। तो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हेल्प ले सकते थे, हम कम्युनिटी का हेल्प यहाँ पर ले सकते थे। हालांकि इसका हमने पहले भी जिक्र किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में भी इसकी उपेक्षा की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की उपेक्षा की गई है। लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, लोकल बॉडीज़ के पार्टिसिपेशन से हम इस आपदा से का बेहतर तरीका से हम निदान निकाल सकते थे। जो हम टॉप टू बॉटम अप्रोच को लेके चले, वो हम बॉटम टू टॉप अप्रोच को अगर लेके चलते, बॉटम टू टॉप अप्रोच को लेके चलते, तो दो चीज़ होती। एक कि लोकल बॉडीज़ को ट्रेनिंग मिलती, लोकल बॉडीज़ का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था वो भी होता। इसके साथ ही लोकल स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने की जो संभावना थी, वो भी संभावना बहुत अच्छी होती। दोनों काम हो सकता था। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि चाइना की इस तरह हम अपने यहाँ नहीं, हम तो डिजास्टर ख़त्म हो गया फिर कौन हेल्थ को, कौन हॉस्पिटल को देखने जाता है। जैसे
पिछले साल जब पिछले नहीं 2019 में जब मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में चमकी बुखार फैला था तो अचानक से बहुत लोग सेंसिटिव हो गए थे। फिर चमकी बुखार ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या रिलीफ हुआ, क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। तो हमारा सिस्टम किस चीज़ पे काम करता है कि हम जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको केवल बनाने के सेंस में काम करते हैं, बाकी सेंस में हम सोचना ही छोड़ देते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर सकते। तो पहला क्या था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हम हेल्प ले सकते थे, स्थानीय स्वशासन की सहायता लेकर अच्छा से निपटा जा सकता था। आपदा प्रबंधन का विकल्प हमारे पास था, हमने इसका सहारा नहीं लिया। दूसरा चीज़ था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को डेवलप करने की बात, जो श्रीलंका जैसा देश, थाईलैंड जैसे देश में, जहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर व्यवस्था में बनाई गई है और उसी के द्वारा वो निपटने में सक्षम रहे। चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपना डेवलप करके ऐसी आपदा से निकलने में सक्षम रहे। वहाँ पर उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं रहा जितना ज़्यादा भारत में रहा। तो जब उतने छोटे छोटे देश इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं तो भारतीय सरकार क्यों नहीं कर सकती है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को भी डेवलप करने की बात थी और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र तभी डेवलप होगा जब स्टेट के द्वारा वो डेवलप किया जाएगा, स्टेट को ऑटोनॉमी मिलेगी। स्टेट सब्जेक्ट किसका है? सार्वजनिक स्वास्थ्य स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट को सहायता मिलनी चाहिए थी। स्टेट के लेवल पर उसको डेवलप करने की बात थी, राज्य के लेवल पर उसको डेवलप करने की बात थी और वो किया जा सकता है। केरल ने, हम थाईलैंड या श्रीलंका की बात क्यों करें, केरल की बात करें जो भारत का ही एक पार्ट है। वहाँ पर जब किया सकता है तो और राज्यों में भी किया जा सकता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी विकसित किया जाना चाहिए था। सार्वजनिक स्वास्थ्य को विकसित की जानी चाहिए थी, वहाँ से भी ये काम हो सकता था। तीसरा काम हम लोगों ने क्या किया कि पूरे के पूरे डिस्कोर्स को, पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में पूरा का पूरा समय चला गया। जब मज़दूरों का माइग्रेशन हो रहा था तो माइग्रेशन के समय कुछ आरोप लगे कि दिल्ली सरकार के कारण हो रहा है, कुछ आरोप डिफरेंट राज्य सरकारों पर लगाए गए। कुछ राज्य सरकारों के बारे में कहा गया कि राज्य सरकार माइग्रेट लेबर को, जो अप्रवासी मजदूरों को लेने से इनकार कर रही है। और अगर देखिएगा तो इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है वो किसका सब्जेक्ट है? इंटर स्टेट माइग्रेशन किस लिस्ट में है? एक बार जाके कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बुक होगा तो उलट के देखिएगा, यूनियन लिस्ट में आता है इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंटर स्टेट माइग्रेशन यूनियन लिस्ट में आता है और कंप्लीटली सेंट्रल का सब्जेक्ट है। तो जहां अधिकार था, जहां मुझे काम करना था, वहां हम काम नहीं करेंगे। जहां हमारा अधिकार नहीं है वहां पर हम काम करेंगे, फिर भी हम आरोप किसी दूसरे पर लगाएंगे। अधिकारिता का उल्लंघन, ज्यूरिडिक्शन का इनकरेजमेंट, जो हमारे क्षेत्राधिकार में काम था, हम उस क्षेत्राधिकार में जो हमारा काम था उस काम को तो हम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके बाद और देखिएगा और क्या, अगर अपने अपने अधिकारिता का पालन वहाँ पर किया जाता, स्टेट अगर अपने अधिकारिता का पालन करते, यूनियन अपने अधिकारिता का पालन करती, तो ये समस्या ही नहीं आती। और अब जब चूंकि हम समस्या से उबर चुके हैं, उस समय तो चूंकि बीमारी जो थी या कोविड का जो संक्रमण था वो यूनिवर्सल था
और सही बात है कि अब हम उससे उबर चुके हैं तो हमको अधिकार है कि हम उसका उस समय की जो भी एक्शन प्लान लिए गए उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी हम बखियाँ उधेड़ सकते हैं। लेकिन जिस समय ये काम किया जा रहा था, हो सकता है सेंट्रल एक डायरेक्शन में लेके चलती होगी कि हाँ हम इस काम को इस तरह से कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि शुरुआती अगर लॉकडाउन का पालन उसने या लॉकडाउन उसने लगाया तो हो सकता है कि उसका एक्शन सही होता। मानते हैं उसके एक्शन सही भी हैं, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन जारी करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद जो सामान्य पब्लिक थे, सामान्य पब्लिक पर क्या उस इफेक्ट का कैलकुलेशन किया गया था कि सामान्य पब्लिक पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मान लीजिए कि दिल्ली, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन तो दिल्ली से ही हुआ है। अब दिल्ली में उस समय होली के बाद की स्थिति थी, बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि एम्स या जो बहुत महत्वपूर्ण जो हॉस्पिटल्स हैं वो दिल्ली में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ वापस चले गए थे और अचानक से जब लॉकडाउन किया गया तो जो काम करने वाले हैं या उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो वहाँ पर मेडिकल टूरिज्म के कारण गए हुए हैं उनकी क्या स्थिति बनी होगी। या मान लेते हैं तबलीगी वाला मैटर ही, तबलीगी वाला मैटर में ही जो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, तो जिस समय वो आए थे उस समय उनको क्यों नहीं रोका गया था। तो हमारा जो एक्शन है, हमारा स्टेट का जो एक्शन होगा वो स्टेट का एक्शन कभी भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। स्टेट का एक्शन जब कभी भी होगा तो स्टेट का एक्शन अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी रीज़न के अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसका हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। हमारा क्रिटिसिज्म करने का हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। तीसरा चीज़ है कि पॉलिटिसाइजेशन, मतलब राजनीतिकरण जो किया गया पूरे के पूरे मुद्दा का, ये भी नहीं होना चाहिए था। राजनीतिकरण करने का भी हमारे पास विकल्प नहीं था। तो जब हम देखते हैं कि पूरा कोविड के दौरान जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम करते हैं, जो हमारा संविधान जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, जिसके 3 स्तर पे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्तर पर हो, स्टेट के स्तर पर हो या सेंट्रल के स्तर पर हो, तो वहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, सहकारी संघवाद की बात करते हैं, तो हमारे सामने क्या उभरता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक सहयोग की स्थिति बनेगी। दोनों एक दूसरे के सहयोग में काम करेंगे और तब हमारा फेडरेशन सफल होगा। चाहे आप एक्शन यूएसए का एक्शन देखें या कनाडा का एक्शन देखें या ऑस्ट्रेलिया का एक्शन देखें, फेडरेशन में तो हम इन्हीं के एक्शन को देखेंगे। इन देशों ने किस प्रकार से इसको रिस्पॉन्ड किया। तो यहाँ पर जो भी देखेंगे तो वहाँ पर एक्शन किसके द्वारा लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे उनके द्वारा लिया गया, जो राज्य सरकारें थी उनके द्वारा लिया गया। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था वो एक तरह से कोरेसिव फेडरलिज्म में बदल चुका था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो अवधारणा थी उसको अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे एपिडेमिक के दौरान कोरेसिव फेडरलिज्म में बदल चुकी थी। जबरन कहिए कि उसको जबरन फेडरलिज्म, जबरन संघवाद की तरफ मोड़ा जा रहा था, जबरी संघवाद की तरफ मोड़ा जा रहा था। तो और जब कभी भी संघवाद की बात होनी चाहिए तो दोनों के बीच में कोलैबोरेशन की बात होनी चाहिए। सहकारी संघवाद तभी सफल होगा जब दोनों के बीच कोलैबोरेशन होगा। तो हम लोगों ने अभी जो पूरा का पूरा जो डिस्कस किया पहले कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के आपदा प्रबंधन, जो हमारा आज का सब्जेक्ट था, आपदा प्रबंधन और सहकारी संघवाद और उसके रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। तो रिसेंट ट्रेंड्स के अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर आती हैं बात। एक तो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में भी संघवाद के जो तत्व हैं उसकी उपेक्षा की गई है। हालांकि वहाँ पर डाला गया है कि राज्य से नेशनल प्लान जब कहीं बनाया जाएगा तो राज्य से कंसल्ट किया जाएगा, राज्य के कंसल्टेशन से ही बनेगा। लेकिन उसी को अगर उसी से अधिकार लेते हुए जब सरकार इस काम को करती है तो वो फेडरलिज्म के पूरे सिद्धांत को इनकोरेज करती है, फेडरलिज्म के सिद्धांत में हस्तक्षेप करती है, सहकारी संघवाद से कोरेसिव संघवाद की तरफ वो मुड़ जाती है। यही हमारा ट्रेंड्स कोविड के दौरान हमारे स्टेट एक्शन का यही ट्रेंड्स रहा। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग बोल सकते हैं। सर, कोविड में जो गवर्नमेंट का इतना जैसे अधिकारिता का उल्लंघन किया गया, तो कोविड के समय जो लॉकडाउन हो वो गवर्नमेंट का तो कोई स्कीम
नहीं तो सामान्य हम जब डिस्कस कर रहे हैं, हम फेडरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। फेडरेशन में दोनों की अपनी अपनी पावर होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी तो करवाया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट तो कर सकती थी, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाता, वो बेहतर तरीक़ा से कर सकती, क्योंकि एक्शन जो लेना था, एक्शन जब भी लेना था तो हेल्थ सेक्टर में लेना था, और हेल्थ सेक्टर में एक्शन कौन ले सकता था बेहतर तरीक़ा से। हम इस बात से सहमत हैं कि बीमारी एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैल सकती है, और उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। लेकिन रिस्पांस कौन किया? अभी भी रिस्पांस किसके द्वारा किया गया, या टेस्टिंग किसके द्वारा करवाई गई? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाई गई। फुल ऑटोनॉमी किसको मिलनी चाहिए थी काम करने की? स्टेट गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए थी। ये हमारे फेडरेशन कब डिस्टर्ब होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप किया जाएगा तभी ना फेडरेशन डिस्टर्ब होगा। स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी में हम डिस्टर्ब करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बेहतर एक्शन ले सकती थी। इससे पहले निपाह के मामले में केरल ने करके दिखाया था। मान लीजिए सर, बिहार या फिर और जो भी के स्टेट हैं जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ, तो वहाँ पर तो सेंटर को स्टेप लेना होगा सर। तो वो स्टेप स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकती है ना। आप सेंट्रल थोड़ी हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट करेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी डेवलप करने जा रही है। जब करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। तो आप हेल्थ के क्षेत्र में फंड बढ़ाइए, उसको ऐड दीजिए, और हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के नाम पर ग्रांट दीजिए कि हेल्थ सेक्टर का आप डेवलपमेंट करेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो कर सकते थे। तो हेल्थ जब कभी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट का होगा, उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट ही काम करेगी ना। फेडरेशन कब हमारा मजबूत होगा? फेडरेशन का बेसिक आइडिया क्या है? ठीक है, नहीं, पेंडेमिक के अंतर्गत जब हम उसके जो हम एक्शन लिए, तो उस एक्शन में अगर हम स्टेट की ऑटोनॉमी को अगर हम वायलेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि पेंडेमिक का बात करके और कह दिया जाए कि हम आपके सारे राइट को सस्पेंड कर देते हैं, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा? अगर कह दिया जाए कि आप बीपीएससी का जो अटेम्प्ट दे रहे थे पेंडेमिक के कारण वो बंद हो जाएगा, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा? नहीं, अगर नहीं दे, नहीं अभी पेंडिंग है मैटर, यूपीएससी का मैटर अभी पेंडिंग है, बात चल रही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। जब बात करते हैं ना, तो इशू को डिस्कस करते हैं तो खींचिए मत। नहीं, केंद्र सरकार एक अटेम्प्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन एज लिमिट में रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या रैशनल है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, तो हमारा कहने का मतलब है कि जब आप अपने अधिकार को छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, तो आप ही का समूह स्टेट है। चाहे वो पेंडेमिक, मान लीजिए कि आज पेंडेमिक के नाम पे ये काम किया गया, कल अचानक से नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी किसी भी रीजन से, और फिर आपके अधिकार में हस्तक्षेप किया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? नेशनल इमरजेंसी के नाम पर किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। आदमी को अपने अधिकार के प्रति, अपने राज्य के अधिकार के प्रति और अपने देश के अधिकारिता के प्रति हमेशा अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और जब अपने अपने अधिकारिता में, अपने अपने क्षेत्र में आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो वो डेमोक्रेसी कभी वहाँ सफल हो ही नहीं सकती है। हाँ, बोलिए। जब आंसर लिखेंगे तो तबलीगी जमात वाला एग्जांपल देंगे? देखिए, तबलीगी जमात का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन या कम्युनिटी लिखे? हाँ, कम्युनिटी लेके चलाई, बहुत अच्छा कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ हेटेड फैलाया गया, एक विशेष वर्ग के खिलाफ अपमानजनक बातें की गई। आप कर सकते हैं ये कहने, क्योंकि एक प्रश्न जो है ना, धर्मनिरपेक्षता के समक्ष मौजूद चुनौतियां, जो प्रश्न आज हम लोगों ने टेस्ट 1 के डिस्कशन में डिस्कस किया, तो जब इस प्रश्न को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट आप ये एड ऑन करें, जिसके लिए बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए आप उसको रिस्पॉन्ड करें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर प्रश्न उठाया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जो लिस्ट जारी किया जा रहा था, तो उस लिस्ट में स्पेशली बतलाया गया ऑफिशियल मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार कई दिनों तक कि कितने मामले इनमें से तबलीगी जमात के मामले, जो कि कहीं न कहीं स्टेट के बायसनेस को, रिलीजियस बायसनेस को रिफ्लेक्ट करता हुआ। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि ये बात हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए,
हर बात आप कर सकते हैं, लेकिन बात करने का तरीका होना आपके पास चाहिए। वो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आप अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पता चला प्रश्न में उसकी जरूरत हो या ना हो, उसकी चर्चा की जा रही है। एक बिंदु ये भी ऐड ऑन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और कोई प्रश्न तो बोलिए सर, तो कंक्लूड कर दीजिए आप। देखें, काफ़ी डिटेल में रोशन सर ने आपके साथ चर्चा की, और जो चर्चा हुई फेडरलिज्म के दोनों कंटेक्स्ट को कवर करते हुए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, बार बार एक बात मैं कहता कि प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप में से एक ने भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि सर सेंटर ने इस पेंडेमिक के फेज में पूरी की पूरी अथॉरिटी अपने पास रखी, जबकि इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी स्टेट थी। रिसोर्सेज पर कंट्रोल सेंटर का था, रिसोर्सेज पर कंट्रोल सेंटर का था, और एपिडेमिक से लड़ना किसको पड़ा? स्टेट को लड़ना पड़ा। स्टेट की ओर रिसोर्सेज का फ्लो बढ़ाने की बजाय स्टेट की ओर रिसोर्सेज के फ्लो में कमी दिखाई पड़ती। जून 2019 से ही स्टेट जो है जीएसटी कंपनसेशन को जो है वो ट्रांसफ़र करने में, रिलीज करने में जो है वो कहीं ना कहीं डिले करती है, और वो मसला टलता चला जाता। एक दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो एपिडेमिक के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे रिक्वायरमेंट कुछ है, स्टेट खर्च कुछ कर रहे हैं, और सेंटर के द्वारा जो है उस खर्च का महज एक छोटा सा हिस्सा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक छोटा सा प्रश्न में प्रश्न यह पूछता, क्या ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल है? क्या ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल है? क्या यह संभव है सारे अधिकार आपके हों और जिम्मेवारियां किसी और की हों? इज इट सस्टेनेबल? नहीं। आप लोगों ने कई प्रश्न पूछे, अभी 250 का किन्हीं ने, आप में से किसी ने रेफरेंस दिया। क्या आपको पता है आर्टिकल 250 क्या कहता है? और क्या आपको पता है आर्टिकल 250 का कंटेक्स्ट क्या है? आपने इमरजेंसी शब्द यूज कर दिया। नहीं, इमरजेंसी शब्द का कोई पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है क्या वहां? और इमरजेंसी शब्द का अगर कोई पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है तो आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360, एक जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और दूसरा जो फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। क्या एपिडेमिक में इसकी किसी घोषणा, इसमें से किसी की घोषणा की गई थी क्या? तो सवाल यह उठता, आर्टिकल 250 का रेफरेंस कहां से आया? आर्टिकल 250 का रेफरेंस कहां से आया? एक छोटा सा प्रश्न जहां पर आपको सोचना चाहिए था, एक छोटा सा प्रश्न यह सोचना चाहिए था, मैं पूछना चाहूंगा। कल आपकी शादी होती है, आपके कंजुगल लाइफ में परेशानी आती है, भगवान ना करे ऐसा हो। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपके कंजुगल लाइफ की परेशानी को आपके दोस्त बेहतर समझ सकते या आपके पेरेंट्स बेहतर समझ सकते? कंजुगल लाइफ की परेशानी को कौन बेहतर समझ सकता? कौन? तब जिंदगी बड़ी कष्ट है। नहीं, स्वाभाविक है, ह्यूज गैप है, पीढ़ियों का अंतर है। नहीं तो मोटा मोटी एक दोस्त आपकी परेशानी को, कंजुगल लाइफ की परेशानियों को जितने बेहतर तरीके से समझ सकता। पेरेंट्स तो सिंपल सी चीज सोचेंगे, पत्नी की क्या जरूरत होती है, साल में 2 कपड़ा मिल जाना चाहिए, 2 टाइम भोजन मिल जाना चाहिए, दैट्स ऑल। 100 में 90 पेरेंट्स के आप जाकर के देख लेंगे सोच यही है।
100 में 90 की बात कर रहा, 100 की बात नहीं कर रहा। क्या मीनाक्षी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, तो आप इस चीज को समझे। यहां पर यह प्रश्न मैंने इसलिए उठाया, क्या पूरे के पूरे भारत में पेंडेमिक का इंपैक्ट एक तरह का था? नहीं। अगर पेंडेमिक का इंपैक्ट जो है अलग अलग था पूरे भारत में, रीजनल वेरिएशन दिखाई पड़ते और ह्यूज वेरिएशन दिखाई पड़ते, तो वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच कहां तक उचित है? वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच जो है यह कहां तक उचित है? क्या आपको नहीं लगता कि इसके कंटेक्स्ट में एक ही राज्य में अगर आप जाकर के देखें, एक ही राज्य में देखें, पटना मोस्ट अफेक्टेड है, नहीं? अब मैं छोटी सी बात बतलाता, गया में केसेज की संख्या बेगूसराय से बहुत कम थी, लेकिन गया को रेड जोन में रखा गया, लेकिन बेगूसराय को रेड जोन में नहीं रखा गया। ये इक्वेशन और ये कैटेगराइजेशन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं जो चीज कहता हूं कि लॉकडाउन को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रोचेस थे, अगर स्टेट के साथ सजेस्ट किया जाता, ठीक है, कई सारे पहलुओं पर आपके साथ चर्चा हुई। सवाल यह उठता, रोशन सर ने बहुत सही प्रश्न उठाया, आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया, कि ये लॉकडाउन तो होली के समय ही, जिस समय होली के समय लोग आए घर, वो बेस्ट समय था जब लॉकडाउन को लागू किया जाता, और उस समय पेंडेमिक WHO के द्वारा घोषित किया जा चुका था। लेकिन होली के समय तो पेंडेमिक नहीं घोषित किया गया। क्यों नहीं घोषित किया गया? रीजन बिहाइंड दैट क्या था? तो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन चल रहा था। सवाल यह उठता, इंडिया में पहला केस जो है कोविड का आता है 31 ऑफ जनवरी, 26 को केस आता है, 25 या 26 ऑफ जनवरी को केस आता है, और वो रिपोर्ट आता है 31 ऑफ जनवरी को पहला केस भारत का आता है जो केरला से जुड़ा हुआ है। सवाल यह उठता कि आखिर उसी समय क्यों नहीं पहल की गई? प्रश्न यह उठता है कि उसी समय जो इंटरनेशनल ट्रेवलर आ रहे थे उनको रेगुलेट करने का प्रयास वहीं पर क्यों नहीं किया गया? रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? एसेंशियल क्वारंटाइन की व्यवस्था हर उस हवाई अड्डे के आसपास क्यों नहीं की गई, और कंपलसरी उसे क्यों नहीं किया गया जहां पर विदेशों से जो हैं लोग आ रहे थे? अगर वो किया जाता, एसेंशियल क्वारंटाइन की वहां पर व्यवस्था की जाती, क्या आपको नहीं लगता है चीजों को फैलने से रोका जा सकता था? अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर यही अप्रोचेज अपनाया गया तो जो लेस अफेक्टेड स्टेट हैं उनके बाउंड्री को, स्टेट बाउंड्री को जो है प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ सील कर दिया जाता, स्टेट बाउंड्री के भीतर मूवमेंट को परमिट किया जाता, ये ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच होता। यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और बार बार इस बात को कहता हूं कि आज अगर हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को इवेल्युएट कर रहे हैं तो तब इवेल्युएट कर रहे हैं जब परिणाम हमारे सामने है। ये एक हार्श रियलिटी, ठीक है, जब तबला सामने हो तो हाथ उंगलियां चलनी मुश्किल होती, लेकिन अगर यहां बजाना हो तो खटाखट उंगलियां चलेंगी, ऐसा होता है। वो एक पहलू है, लेकिन वो एकमात्र पहलू नहीं है। पूरी की पूरी एक्सपर्ट ब्रेन आपके पास उपलब्ध है, क्या आपको ये कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था? बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे, बिहार में हेल्थ सेक्रेटरी उस समय मेरे ख्याल से संजय कुमार थे। ही वॉज डूइंग गुड, ठीक है, बट ड्यू टू ईगो टसल बीच में 3 बार पेंडेमिक पीरियड में 3 बार हटाए गए हैं हेल्थ सेक्रेटरी। इसके जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और अगर आप देखें संजय कुमार के हटाने के बाद बिहार में पेंडेमिक की स्थिति बहुत तेजी से डिटोरिएट करती, और केवल बहुत तेजी से डिटोरिएट नहीं करती है बल्कि पेंडेमिक से जुड़े हुए डाटा जो हैं उनकी रिलायबिलिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी लगातार प्रश्न उभरते हुए दिखाई पड़ते। नहीं तो समस्या वहां नहीं होती,
समस्या तब होती है जब आप वहां पर बैठते और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सोचना शुरू कर देते। जब वहां पर आप बैठते हैं और ये सोचना शुरू कर देते कि हमको हर हालत में डिफेंड करना है, और थोड़ी सी भी ये बात समझ में नहीं आती, डिफेंड करेंगे तो केंद्र सरकार को करेंगे कि राज्य सरकार को करेंगे। अगर माइग्रेंट लेबर क्राइसिस से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता, वहां किसको डिफेंड आप करेंगे? तो जो कंसर्न इशू है, कंसर्न इशू को समझने की कोशिश करें। मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा था रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो इम्बैलेंसेज है, वही इम्बैलेंसेज जो है कोविड फेजेज में बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है, वो इम्बैलेंसेज बढ़ा है। और एक ग्लोबल फिनोमेनन की बात कर रहा हूं, ग्लोबल फिनोमेनन की बात कर रहा और यूनिवर्सल फिनोमेनन की बात कर रहा। अगर आप देखें तो यह यूनिवर्सल फिनोमेनन है जो आज भी लागू होगा, आज से 100 साल बाद भी लागू होगा, आज से 100 साल पहले भी लागू होता है कि कई बार जब भी एपिडेमिक या पेंडेमिक इमर्ज करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, सिविलियन राइट्स कमजोर पड़ते हैं, नागरिकों के अधिकार कमजोर पड़ते हैं, और स्टेट जो है वो पावरफुल होता है। सिविलियन के राइट्स कमजोर पड़ते हैं, स्टेट पावरफुल होता है। अगर हम बाहर निकल गए तो लाठी चलाने का हक पुलिस को किसने दिया? सवाल यह उठता है। क्या आपको यह नहीं लगता कि पुलिस को यह सेंसिटिव होना चाहिए और पुलिस को भी यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि हम बाहर निकल रहे हैं? मैं अपने एक्सपीरियंसेस बतला रहा हूं। बेगूसराय तेघरा, ठीक है, 2.5 आखर फाउंडेशन के तहत हम लोग रिलीफ फंड चला रहे थे। पेपर में नोटिफिकेशन आया कि बिना आप जो है एसपी ऑफिस के परमिशन से, एसपी मतलब बिना एसपी या डीएम के परमिशन से आप रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए जाएंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। फ़ोन किया हमने तो उन्होंने कहा आप एसडीओ या डिप्टी डीएसपी साहब से मिल लीजिए, वो परमिशन देंगे। एसडीओ साहब गायब थे। डिप्टी एसपी को फ़ोन किया, पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल थाने को इन्फॉर्म कर दीजिए, थाना पुलिस आपके साथ कर देगी, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। और लॉकडाउन का फेज था, वो लॉकडाउन का फेज था, कंप्लीट लॉकडाउन का फेज था। किसी तरह से भागते भूगते जो है, जबकि मैं सब डिविजनल हेडक्वार्टर में हूं, किसी तरह भागते भूगते थाना पहुंचे। एसएचओ जो थे घर पर सो रहे हैं, बोले ना ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि भीड़ इकट्ठी ना हो। नहीं, और करीब करीब 6 बजे तक जो है, 6 बजे के बाद कंप्लीट वो हो जाता था। संयोग से 6-5 हो रहा होगा और हम लोग जो है 3-4 आदमी बांट रहे थे। उधर से जिप्सी आ रही थी, एसएचओ खुद बैठे हुए थे, ठीक है। तो जहां पर हम लोग थे वहीं पर आकर के गेट खोला, मैं थोड़ा सा पीछे था। जैसे अंदाजा देखा हमने कहा अगर मैं नहीं बैठूंगा तो ये लोग लाठी चला देंगे, ठीक है। तो लाठी चला देंगे तो जो आपके साथ काम कर रहे हैं उसके मोरल पर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले कि वो गेट खोल करके बाहर निकलते, मैं गेट पर पहुंचा और बजाबता उनसे 10 मिनट बहस करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा कि आपसे मेरी बात हुई है, आप नंबर चेक करें इतने बज के इतने मिनट पर। तो जो कंसर्न मैं बतलाना चाहता, ठीक है, अब उसी को फेडरल कंसर्न में आप ले या उसी को एक डिफरेंट कंसर्न में ले, मुझे लगता है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अगर अपनाया जाता कोविड के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो शायद वो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है वह कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन
माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के प्रॉब्लम को इसने सॉल्व करने के लिए स्टेट ने क्या किया? अगर उस समय सिविल सोसाइटी और लोकल्स अगर सामने नहीं आते उनकी मदद में, जो माइग्रेंट लेबर दिल्ली से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, रिक्शा से आ रहे हैं, अगर आम लोगों ने और सिविल सोसाइटी ने शुरुआती 1 महीने में अगर कदम नहीं उठाया होता तो मरने वाले की संख्या हजारों में होती। सड़क पर मरने वालों की संख्या की बात नहीं कर रहा। क्या मैं ये नहीं सोच सकता था कि मुझे भी कोरोना हो सकता, मैं क्यों बाहर निकलूं? किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। स्टेट को यह बात तो समझनी चाहिए थी कि मैं और मेरे जैसे जो लोग भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो हम स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम स्टेट की परेशानी को बढ़ा नहीं रहे हैं। क्योंकि हम जैसे लोग अगर सपोर्ट में बाहर नहीं निकले तो उस स्थिति में जो परेशानियां होगी, उन परेशानियों के कारण जो डिसकंटेंट पैदा होगा, उस डिसकंटेंट के निशाने पर आइदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा या स्टेट होगा। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा होगा क्या? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन चीजों को समझा जाना चाहिए? हम तो भूल चुके पूरे के पूरे चुनाव के दौरान कहीं पर हमें यह चर्चा नहीं रही कि कोविड क्राइसिस में बिहार कितना बेहाल रहा, किस तरह जो है स्ट्रेचर पर परे परे लोग मरे हैं एनएमसीएच जैसे जगह में, पीएमसीएच जैसे जगह में, लेकिन कोई उनको हाथ तक लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है तो पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव खुद शिफ्ट करेंगे। कोई वहां मैकेनिज्म नहीं है जो शिफ्टिंग की इस जिम्मेवारी को ले सके। एक नहीं, अनेक वीडियो मैं आपको भेज सकता हूं। तो कंटेक्स्ट वो नहीं है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता। सर ने केरल की चर्चा अभी की। केरल ने लोकल सेल्फ, 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस जो है, लोकल सेल्फ बॉडी का जितने इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया। निपाह ने केरल के जो है पब्लिक हेल्थ मैकेनिज्म को इतना सक्षम बनाया कि वह मोस्टली अफेक्टेड होने के बावजूद कोरोना के, कोविड के चैलेंजेस को इफेक्टिव तरीके से रेस्पॉन्ड करने में समर्थ रहा। सवाल यह उठता कि आज से साल भर बाद भारत में एक बार फिर से, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन एक सिचुएशन इमेजिन करें, एक बार फिर से कोविड टाइप के क्राइसिस उत्पन्न हो जाए, तो क्या आपको लगता है पिछले कोविड क्राइसिस से हमने कुछ सीखा? क्या आपको लगता है कि वो लर्निंग जो है वो अगले चरण में इफेक्टिव रिस्पॉन्स को इंश्योर कर पाएगी? हेल्थ बजट पलट करके देख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बजट जो है, 93,000 करोड़ के आसपास का है, जो आपको 137 करोड़ का राइज दिखता है। अगले 6 साल में प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ की राशि अगर मिलनी है अगले 6 वर्षों में, तो उस राशि को भी 137% के अंतर्गत दिखाया गया। कोविड वैक्सीन के क्रम में जो 35,000 करोड़ की राशि दी जानी है, जो वन टाइम एक्सपेंडिचर है, उसको भी दिखाया जा रहा है इसके अंतर्गत। नियर अबाउट 60 to 65,000 करोड़ की जो राशि सैनिटेशन के मद में उपलब्ध करवाई जा रही है, स्वच्छ भारत के मद में उपलब्ध करवाई जा रही है, उसको भी हेल्थ बजट का हिस्सा बना के दिखाया जा रहा है। क्या फ्यूचर प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड होगा? आज बतलाइए, 3 साल के बाद अगर समस्या इमर्ज कर जाए तो उस 35,000 करोड़ का क्या होगा? आगे बढ़े। आप ये चीज समझे ना, मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं? मैं इशारा कर रहा हूं पब्लिक हेल्थ मैकेनिज्म को हम कहां दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां हमारा फोकस है, इंफेसिस क्या हमारा वहां पर है क्या? वो 35,000 करोड़ की जगह आप 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर दें, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। उसे आपका पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड नहीं करने जा रहा है,
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ने जा रहा। इस कंसर्न को समझें, इस कंसर्न को समझें। दिक्कत क्या है जानते हैं? दिक्कत यह है कि आप ये मान लेते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है एक निगेटिव फेनोमेनन है, और जब ये धारणा बन जाती है कि क्रिटिसिज्म एक निगेटिव फेनोमेनन है, तो उस तरह की समस्याएं आती हैं जिस तरह की समस्याएं आपके प्रश्नों के जरिए आ रही हैं। हम इस बात को नहीं समझते कि अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो जो बेनिफिट हैं उनको हम मैक्सिमाइज करने की स्थिति में नहीं होंगे, और जो उसके कॉस्ट हैं, कॉस्टिंग को मिनिमाइज करने की स्थिति नहीं बनेगी। जब तक कॉस्ट और बेनिफिट के बीच का गैप बेनिफिट के पक्ष में नहीं होगा, नहीं, किसी भी रिव्यू और किसी भी इंप्रूवमेंट का पर्पस यही होता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं? तो इसलिए बंधु, जो चीज मैं कहना चाहूंगा, रैशनल बने, रैशनल बने। अगर आप क्या, अगर पहले हथियार डाल देंगे तो कहां से होगा? हाँ, बार बार मैं कहता हूं ना, मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जिस दिन से, एक बात मेरी बात ध्यान रखें, जिस दिन से आपने सोचना शुरू कर दिया मेरे और आपके बीच डिफरेंसेज कम होते चले, समाप्त कभी नहीं होंगे, समाप्त कभी नहीं होंगे, लेकिन मेरे आपके बीच डिफरेंसेज कम होने लगेंगे। आप मेरे कंसर्न को समझ पाने की स्थिति में होंगे, मैं आपके कंसर्न को समझ पाने की स्थिति में होंगे। हाँ सर, केरला मॉडल की जैसे आप लोगों ने चर्चा की, तो शुरुआत के दौर में तो उसे बहुत सक्सेसफुल दिखाया गया, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें, हाँ, तो सारी चीज़ें तो वही हैं, ऊपर से ऑटोनॉमी भी स्टेट की अब बहुत हद तक पहले के मुकाबले बढ़ गई है। कोविड के कंटेक्स्ट में कोई ऑटोनॉमी नहीं रही है स्टेट की। मैं एक लाइन और बोल लेने, वेट, एक लाइन और यूज कर लेने दें, ठीक है। जब सेंटर के हाथ से चीजें निकलने लगी, सेंटर को लगा अब यह संभव नहीं है हमसे, अगर इस अप्रोच को हमने कंटिन्यू किया तो और ज्यादा कचरा होगा, तब जाकर के स्टेट के लिए स्पेस क्रिएट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि हाँ, आज के टाइम में जो कोविड केसेस हैं, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा योगदान दो ही स्टेट का है, महाराष्ट्र और केरला का। हाँ, तो वो मॉडल अब कहाँ गया? वो मॉडल, मतलब जो उस समय बहुत ही सक्सेसफुल दिखाया जा रहा हाँ, है, तो वो अब क्यों नहीं उस एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, तो उसको कंट्रोल, कैसे नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा आपको वहीं से आ रहा है। आप बतलाएंगे? वेट, क्या आप ये मुझे बतलाएंगे कि जिस केरला की आप बात कर रहे हैं, केरला वाली स्थिति में कौन भारत के राज्य हैं? केरला वाली स्थिति में भारत के कौन राज्य हैं? और केरला अगर वर्स्ट अफेक्टेड है, महाराष्ट्र अगर वर्स्ट अफेक्टेड, यही सेलेक्टिविज्म है। वेट, ये सेलेक्टिविज्म है, और ये सेलेक्टिविज्म आपका नहीं है, ये सेलेक्टिविज्म सरकार का है, ये सेलेक्टिविज्म मीडिया का है। ये सेलेक्टिविज्म सरकार का है, ये सेलेक्टिविज्म मीडिया का है। मैं आपसे जानना चाहता, महाराष्ट्र में मुंबई का जो पोजीशन है, महाराष्ट्र का मतलब मुंबई मोस्ट अफेक्टेड रहा नहीं। मैं जानना चाहता कि मुंबई का जो पोजीशन है, आपको पता है कि मुंबई के धारावी मॉडल की दुनिया भर में तारीफ हुई है। क्या आपको पता है कि अगर मुंबई वाले सिचुएशन अगर बिहार में होता, तो एग्जैक्ट शब्द अगर मुझसे पूछेंगे तो ठेठ देसी में कहूंगा पटाहीन हो जाता। मतलब यह हार्श रियलिटी है, ठीक है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। मसला यह नहीं है कोविड कितने इफेक्टिव तरीके से केरला ने उसको चेक किया है। पहला केस केरला में आया था, और अगर चेक किया तो इसमें केवल ऐसा नहीं है, अगर केरला ने चेक किया तो इसका श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो केरला का जो मतलब पॉलिटिकल कल्चर रहा है, केरला के पॉलिटिकल कल्चर को। मैटर ये नहीं करता
मैटर ये नहीं करता कि उस पॉलिटिकल कल्चर में कांग्रेस है या लेफ्ट है या कोई और है, वो पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट है। लोकल सेल्फ बॉडी का जो वहां मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म को रोशन सर ने रेफरेंस दिया, निपाह के समय डेवलप किया गया। दिल्ली की भी बात की गई, दिल्ली की भी बात की गई, और दिल्ली के कंटेक्स्ट में भी कहूंगा, निश्चित तौर पर केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा काम किया। तो आप इस चीज को देखें, प्रॉब्लम फैलेगा, लिंकेजेज भी तो देखें। केरला की पूरी इकोनॉमी क्या मानी जाती है? मनी ऑर्डर इकोनॉमी मानी जाती है। तो सर फिर हम जब अच्छे हालात में जब दूसरे राज्यों से उसकी तुलना करते हैं तो फिर खराब हालत में कंपैरिजन करने से पहले फिर हम यार क्यों देखें? वेट एक बार रुक करके सोचो, भारत की तुलना अमेरिका से कर सकते हो? वेट देखो, बहस के लिए बहस नहीं होनी चाहिए, बार बार कहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री कहते देखिए अमेरिका की क्या हालत रही, ब्रिटेन की क्या हालत रही, इटली की क्या हालत रही। क्या कोरोना का इंपैक्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में वही रहा जो अमेरिका के कंटेक्स्ट में रहा? क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका की तुलना कोविड मैकेनिज्म इंडिया का जो है वो ज्यादा बेहतर रहा है? अगर कोई कहता है तो उसका दिमागी दिवालियापन है। अगर कोई भी कहता तो उसका दिमागी दिवालियापन है। मैं यही मानूंगा कि सोचने और समझने की उसमें क्षमता नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि बिहार का मैकेनिज्म बहुत दुरुस्त रहा, तो सिवा हंसने के मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां पर कोई मैकेनिज्म ही नहीं काम कर रहा था, जहां कोई मैकेनिज्म ही नहीं काम कर रहा था, जहां के हालात हमने देखे हैं कि जो ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा था, क्वारंटाइन सेंटर से लोग उठ करके जो है जाकर के चाय दुकान पर चाय पी रहे हैं, पान दुकान पर पान खा रहे हैं। वो स्थिति भी हमने देखी है। नहीं देखी ये बात नहीं। तो मैटर यह नहीं करता, मैटर यह करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी एफिशिएंसी के साथ उसको रेस्पॉन्ड किया है। अगर वो एफिशिएंसी उस समय प्रदर्शित नहीं की जाती तब वहां के क्या हालात हो सकते थे। दिस इज द प्राइम कंसर्न, दिस मस्ट बी द प्राइम कंसर्न। दिस इज द प्राइम कंसर्न, दिस मस्ट बी द प्राइम कंसर्न। इसका मतलब ये थोड़े है कि हम कह लें कि बिहार का हेल्थ मैकेनिज्म बहुत बेहतर है, केरला सरकार, केरला प्रशासन फेल कर गई। मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज सजेस्ट करूंगा, जस्ट रोको। ओपिनियन देते वक्त जनरलाइजेशन से परहेज करो और उसके पीछे काम करो। 15 क्लासेज हम लोगों ने, क्या रोशन सर, कम से कम 15 क्लासेज, हाँ चंदन तो होगा ही, 15 क्लासेज हम लोगों ने, 15 से 20 क्लासेज केवल कोविड पर लिए हैं उस पूरे के पूरे लॉकडाउन फेज में, एक इन्स एंड आउट्स के साथ। तो मतलब मुझे यह लगता कि आवश्यकता इस बात की है, इंपैक्ट अगर अलग है, उसमें एक रीजनल वेरिएशन का पैटर्न है। उस रीजनल वेरिएशन के पीछे कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। अगर बिहार को कोविड ने उस तरह से अफेक्ट नहीं किया जिस तरीके से महाराष्ट्र को अफेक्ट किया, जिस तरीके से दिल्ली को अफेक्ट किया, तो इसके पीछे वही रीजन है जो रीजन है कि भारत को कोविड ने उस तरह से अफेक्ट नहीं किया जिस तरीके से यूके को अफेक्ट किया, जिस तरीके से इटली को अफेक्ट किया, जिस तरीके से अमेरिका को अफेक्ट किया उस समय भी शुरुआती दौर में, क्योंकि कंप्लीट नई चीज थी। लेकिन उस समय भी ये बातें आ रही थी कि जो मलेरिया अफेक्टेड जोन है, जो मलेरिया अफेक्टेड जो, वैक्सीन तो आज आया ना, लेकिन कोविड के इलाज में किसका इस्तेमाल किया गया? मलेरिया मेडिसिन का ही इस्तेमाल किया गया। नहीं तो जो मलेरिया अफेक्टेड जोन है, मलेरिया अफेक्टेड जोन में उस समय यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उसके अफेक्ट की संभावना, उसके प्रभाव की संभावना अपेक्षाकृत कम होगी, उसकी संभावना अपेक्षाकृत कम होगी। कोविड का एक कंसर्न क्लाइमेट से भी जाकर के जुड़ता है।
क्लाइमेट के कंसर्न को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। बिहार का क्लाइमेट वो नहीं है जो मुंबई का क्लाइमेट है या जो केरला का क्लाइमेट है। कोई एक फैक्टर तो काम कर नहीं रहा है यूनिवर्सली। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना फायदा है। मेरा वो मतलब ही नहीं था, टोटली एकदम अलग सेंस तुमको एकदम नहीं था मेरा वो मतलब। मेरे कहने का मतलब था अगर हम किसी के सक्सेस को हाँ। एज ए मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं हाँ, तो हम उसको किन किन आधारों पर कंपेयर कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें हमको देखनी होंगी। और अगर वो सक्सेस का मॉडल था तो आज के डेट में वो मॉडल काम क्यों नहीं कर रहा? कैसे नहीं काम कर रहा है? मेरा क्वेश्चन इसी बात पर है कि काम कैसे नहीं कर रहा है। अगर हम केसेस की संख्या को देखें, केसेस की संख्या के आधार पर आप जज नहीं कर सकते। कोविड के मतलब केसेस की संख्या के आधार पर आप जज नहीं कर सकते। यही बात इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही बात आपको बतला रहा हूं कि इंडिया और अमेरिका का कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंडिया इटली का कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो बिहार और महाराष्ट्र का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं? बिहार और केरला का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? दिल्ली बिहार का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल सी बात यही तो कह रहा हूं। और अगर केरला मॉडल के सक्सेस की बात की जा रही है तो केरला मॉडल के सक्सेस की बात की जा रही है तो इसका श्रेय केरल की गवर्नमेंट को भी जाता है, इसका श्रेय केरल के एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, इसका श्रेय केरल के पॉलिटिकल कल्चर को जाता है, इसका श्रेय केरल के लोगों को जाता है जो कि सोशली एजुकेशनली ज्यादा अवेयर हैं। क्या आपको कहीं पर यह पता चला कि जिस तरह का क्राइसिस दिल्ली में पैदा हुआ, जिस तरह के क्राइसिस दिल्ली में पैदा हुए, कई लोगों की हमने फोन करके मदद करवाई है। क्या आपको पता चला कि केरला ने किस तरीके से माइग्रेंट लेबर इशू को हैंडल किया? जिस रीजन से माइग्रेंट लेबर आते थे उस रीजन का भोजन उनको उपलब्ध करवाया गया। उनके फोन में टॉक टाइम भरवाए गए ताकि वो घर वाले के संपर्क में रह सके। कम्युनिटी के स्तर पर, लोकल स्तर पर हर तरीके से सरकार ने भी, प्रशासन ने भी और लोकल स्तर पर, कम्युनिटी के स्तर पर हर तरीके से असिस्ट करने की कोशिश की गई। उनको भरोसा दिलाया गया और उस भरोसे का परिणाम हुआ वो रुके। नहीं रुके ये बात नहीं है। केरला से माइग्रेंट लेबर के रिवर्स माइग्रेशन के इनफ्लक्स को देखेंगे, वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ती जो स्थिति दिल्ली में दिखाई पड़ती है। इस फर्क को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। और अगर वो इनफ्लक्स, तो इस चीज ने भी तो चेक करने में मदद की। मूवमेंट जैसे बढ़ेगा रिस्क फैक्टर क्या होंगे? अगर केरला इफेक्टिव तरीके से इस चीज को चेक कर पाने में सफल रहा, चेक कर पाने में सफल रहेगा, फिर मैं कहता हूं यह मतलब नहीं निकाले कि वहां अफेक्ट नहीं होगा। उस अफेक्ट को कितना इफेक्टिव तरीके से वह चेक कर पा रहा है, तो इसका महत्वपूर्ण कारण था निपाह के दौरान जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ। आज भी अगर जाकर के देखे थे केरला का पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क पर केरला सरकार के जो खर्च हैं वो किसी का खर्च नहीं है। तो ये चीजें हैं जिसको ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस चीज को समझें। बार बार एक बात कहता, देखिए हर इंडिविजुअल के पढ़ने के एक लिमिटेशन है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ने के एक लिमिटेशन है, हम टीचर हैं तो हमारे पढ़ने के लिमिटेशन आपकी तुलना में कम होंगे। लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जिसका स्पेशलाइजेशन कोविड पर ही होगा, उसके सामने मेरे लिमिटेशन होंगे या नहीं होंगे? नहीं, जिसने लगातार 3-3 महीने तक कोविड पर काम किया, निश्चित तौर पर उसकी तुलना में हमारे लिमिटेशन होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें। हर बार डिस्कशन को एक सीमा के दायरे से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। वो क्लास का डिसिप्लिन है,
क्योंकि उससे बाहर अगर चीजें जाएंगी तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। रही बात सहमति और असहमति की, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसे। नहीं, अगर सहमत है तो लिख दीजिएगा, नहीं सहमत है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके एग्जामिनर के बीच का मसला होगा। मैं मुक्त हूं उस दबाव से। क्या क्या फेवर में? आप एक काम कीजिए ना, हमारी जितनी जानकारी थी वो उपलब्ध करवा दी। नहीं, हमने क्या कहा, हमारी जितनी जानकारियां थी हमने आपको उपलब्ध करवा दी, ठीक है क्या? नहीं तो उसमें अब उसमें लिखिए, ठीक है। आप यही लिख के आइए कि केंद्र सरकार ने हर फैसला सही किया और शायद दुनिया का भारत अकेला ऐसा देश रहा जिसने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कोविड की चुनौती से मुकाबला किया। हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। और कोविड के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के क्रम में फेडरल स्ट्रक्चर को भी नए सिरे से इमर्ज करने का मौका मिला। देखिए, आपको जो लिखना है लिखें, मैं फैक्ट एंड फिगर के कंटेक्स्ट में बात करूंगा और कम से कम ये चीज क्लियर कट कहता हूं। आप में से कोई अगर उम्मीद करता कि हमारे क्लास में बैठे हैं और नमो नमो की परंपरा शुरू करें और खत्म करें, वो संभव नहीं है, ठीक है। मेरिट और डिमेरिट के कंटेक्स्ट में बात करूंगा। मेरिट और डिमेरिट के कंटेक्स्ट में बात करूंगा तो जब कभी नोटबंदी पर चर्चा होगी, कम से कम मेरे जैसा आदमी किसी कीमत पर नोटबंदी के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। जीएसटी के चर्चा होगी, जीएसटी के चर्चा पर खड़ा होऊंगा, लेकिन विथ क्रिटिकल अप्रोच। जो गलतियां सरकार ने की है, जिसकी कीमत देश भुगत रहा है, उसको ओवरलुक नहीं कर सकता। कोविड क्या? अरे एक बार कम से कम तुम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलटो ना, प्रश्न पलटो, यूपीएससी के प्रश्नों को पलटो, बीपीएससी के प्रश्नों को पलटो, वहां पर प्रश्न के टोन को समझो कि वो तुमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। बार बार ये चीज मैं कहता, मतलब कई बार मुझे लगता है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करत पघुराए। मतलब काम बिगाड़े तीन अगर मगर, लेकिन हाउ यू प्रिडिक्ट व्हाट आई एम थिंकिंग, हाउ यू प्रिडिक्ट एंड हु आर यू टू प्रिडिक्ट, हु हैव गिवन यू द ऑथोरिटी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कम्युनिटी। मतलब आप यहां पर बैठ करके एग्जामिनर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। क्या सर्वेश जैसा एग्जामिनर वहां पर नहीं हो सकता? क्या सर्वेश जैसा एग्जामिनर वहां पर हो सकता है या नहीं? नहीं, बीच का रास्ता, अरे बीच का वही रास्ता है ना। नहीं, आप बुरे अच्छे की बात मत करें। बीच का रास्ता कभी ये नहीं कहता कि बुरा और अच्छा कीजिए। बीच का रास्ता कहता है इशू के मेरिट और डिमेरिट के हिसाब से स्टैंड लीजिए। बीच का रास्ता यह कहता है, बीच का रास्ता कहता है आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए, आपकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। बीच का रास्ता यह कहता है आपकी भाषा में लोचशीलता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बीच का रास्ता यह कहता है, बीच का रास्ता यह नहीं कहता कि अगर स्टेट को जीएसटी के कंपनसेशन नहीं मिल रहे हैं तो हम ये डिफेंड करना शुरू करें सेंटर क्या करेगा, सेंटर के पास फंड नहीं है। ये सेंटर की समस्या है। अगर दो में से एक चुनना हो, सेंटर के पास फंड नहीं है और स्टेट के पास फंड नहीं है, तो किसकी समस्या ज्यादा गंभीर है, सेंटर की या स्टेट की? मैं एक छोटा सा प्रश्न, आगे मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी के कंटेक्स्ट में, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जीएसटी कंपनसेशन फंड में, जीएसटी कंपनसेशन के अंतर्गत स्टेट के जो शेयर होते, सेंटर ने कहा आप ऐसा कीजिए कि आप आरबीआई से लोन ले लीजिए। स्टेट क्यों लोन ले आरबीआई से? स्टेट का राइट है ना वो कंपनसेशन। नहीं, सेंटर लोन लेकर के दे,
लोन लेने का मतलब है वो लोन को रिटर्न करने की लायबिलिटी सेंटर की, एस्टेट की होगी। और केवल लोन को रिटर्न करने की लायबिलिटी एस्टेट की नहीं होगी, बल्कि इंटरेस्ट लायबिलिटी भी एस्टेट की होगी। क्या सेंटर का यह अप्रोच फेडरल स्पिरिट के अनुरूप है क्या? नहीं। जब आप एमएसपी पर कमेटी को हेड कर रहे होते एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तब आप वहां पर कहते हैं कि उसको लीगल गारंटी मिलनी चाहिए एमएसपी को, नहीं। और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस उस समय यह कह रही थी, अपनी बात भूल जा रहे हैं आप। तो या तो आप तब राजनीति कर रहे थे या अब राजनीति कर रहे हैं, या दोनों समय में आप अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, नहीं। तो कम से कम मुझसे यह अपेक्षा न करें कि आपके हिसाब से मैं बात करूंगा। क्या अब WHO उस पर जब चर्चा होगी, रोशन सर हैं, चर्चा करेंगे। अब कितना बुलवाओगे, कितना बुलवाओगे? कुछ कुछ प्रश्न का उत्तर ढूंढने की भी कोशिश करो। WHO को उतनी ही प्रशंसा की जा सकती है जैसी प्रशंसा किसी मसले पर IMF की जा सकती है, WTO की जा सकती है, यूनाइटेड नेशन की जा सकती है, और किसी मसले पर वर्ल्ड बैंक की जा सकती है। सिंपल सी चीज है, नहीं। रैशनल ब्रेन के लिए कोई गॉड नहीं होता और कोई इनफेलेबल नहीं होता। ऐसा कोई नहीं होता जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। बस आज यहीं पर छोड़ूंगा। थैंक्स अ लॉट।